हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की पीटी 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है। तो ये कंप्लीट आपका यहाँ पे सेशन होने वाला है। 2 घंटे की कोर्स होगी यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट कराने का। अगर ये 2 घंटे में नहीं कंप्लीट हो पाया तो फिर इसका सेकंड पार्ट बना दूँगी, क्योंकि इकॉनमी में सबसे ज़्यादा टॉपिक होते हैं और यहाँ पे आपके छोटे छोटे मेन बात क्या होता है कि छोटे छोटे टॉपिक को समझने का कोशिश कीजिए जो भी आपके न्यूज़ में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रीलिम्स तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। और आपको एक बार आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि सीसैट के 3 टेस्ट बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तक उसकी पेपर आई नहीं है। जब पेपर आ जाएगी तो आपको ये टेस्ट ज़रूर मिल जाएंगे। एक ही टेस्ट यहाँ पे सीसैट की कंप्लीट हुई है, बाकी जीएस की कंप्लीट आपकी हो चुकी है। तो ये सारी बात है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिलेगा जिसमें कि फ़र्दर आप लोग ईमेल करके अगर आपकी कोई डाउट क्वेरीज है तो वहाँ पे आप लोग को पूरा हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रहे, सबसे पहली बात एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। आपकी ईपीएफओ की भी जो प्रीलिम्स है उसमें भी इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट टाइम जो रिवीजन आप लोग करते हो बस ये रिवीजन है, क्विक रिवीजन। तो जो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स ज़रूरी है हम लोग वही डिस्कस करेंगे, पूरी कंप्लीट मैगजीन डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक कि गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट का जो यहाँ पे कर्ज होता है वो कितने कितने तरीके का होता है। तो मेन समझिए कि 2 तरीके का होता है। एक तो पब्लिक डेट होती है और एक अदर, यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना उसको एक ही में यहाँ पे इंक्लूड करके रखते हैं। तो यहाँ पे अगर पब्लिक डेट बोले तो यहाँ पे इंटरनल कर्ज भी होता है, एक्सटर्नल कर्ज भी होता है। इट मीन्स कि इंटरनल तरीके से जो यहाँ पे 2 तरीके का आपका रखा गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आप देखो कि यहाँ पे जो कर्ज है इंटरनल कर्ज, तो उसको 2 तरीके से यहाँ पे निभाते हैं, पूरा करते हैं। एक तो होता है मार्केटेबल डेट और दूसरा है नॉन मार्केटेबल डेट। तो मार्केटेबल डेट यानी कि ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्केट में जो है यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को देकर बाकी जो कर्ज है वो पूरा करते हैं यहाँ पे सरकार। तो इसमें आपका जो है जीसेक आता है, गवर्नमेंट डेटेड जो सिक्योरिटीज़ है, और यहाँ पे ट्रेजरी बिल आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग देखो कि नॉन मार्केटेबल क्या है, तो ट्रेजरी बिल है जो कि स्टेट का यहाँ पे स्टेट सिक्योरिटीज़ को दी जाती है। और ये आप लोग देखो कि नेशनल स्मॉल फंडिंग को भी दी जाती है, फंड को भी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरनल डेट जो है वो यहाँ पे आपका 2 तरीके से देखने को मिलेगा। अदर लाइबिलिटीज़ में प्रोविडेंट फंड आ गए, रिजर्व फंड आ गया, उसके अलावा आपका जो है डिपॉजिट है अदर अकाउंट से, तो ये सब अदर लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो पब्लिक डेट में किस तरीके का है, 2 तरीके का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल में भी 2 है और एक्सटर्नल में भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिससे कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले है डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट कहने का मतलब है कि सरकार का पूरा कर्ज कितना है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जीडीपी रेशियो कहने का मतलब है तो एक साल के तहत एक टेरिटरी के अंदर कितना यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसके रेशियो को हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो से क्या पता चलता है कि अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो चलो वो कंट्री की स्थिति बेटर है, यानी कि वो अपने कर्जे को जो है रीपे कर सकती है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या दर्शाती है, तो ये किसी कंट्री की जो है ताकत दिखाती है कि वो अपने कर्ज को पूरा देने लायक है कि नहीं, रीपेमेंट करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क क्या रिस्क को कम करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क जो भी यहाँ पे रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट से रिलेटेड है, जो कर्ज है उसको रीफाइनेंस करना है, उससे क्या रिस्क निकल कर आ रहा है कि वो कर्ज जो है डूब जाएगा या फिर वो कर्ज जो है पेमेंट हो जाएगा, ये चीज़ों को यहाँ पे जो है दिखाती है। तो ये जो रोल ओवर रिस्क है यानी कि जो रिस्क है उसको कम करने के लिए यहाँ पे रोल ओवर रिस्क कहते हैं। जनरली आप ये समझो कि शॉर्ट टर्म जो मेच्योरिंग डेट होती है ना, शॉर्ट टर्म डेट कहने का मतलब है कि वैसे कर्ज जो कि 1 साल के अंदर ही उसको रिपेमेंट करना होता है, और जो मैच्योरिंग यानी कि 1 साल के अंदर ही अब उसकी टाइम हो रही है मैच्योर करने होने का, यानी कि वो अब जो है ना रिपेमेंट करने का टाइम आ रहा है। तो जितना ज़्यादा शॉर्ट टर्म मैच्योरिंग यहाँ पे डेट होगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट की रोल ओवर रिस्क होगी। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा शॉर्ट टर्म आप समझो कि 1 साल के तहत अगर सरकार की जो भी यहाँ पे लोन वगैरह वो लेके रखे हैं कर्ज है, अगर उसको रीपेमेंट करने का टाइम आ गया है तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार रीपेमेंट कर देगी। इट मीन्स कि सरकार का जो कर्ज है वो कम हो जाएगा और जो डिफ़ॉल्ट करने का यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। इट मीन्स कि रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो रोल ओवर रिस्क ये समझिए। और यहाँ पे ग्रेटर द शॉर्टर टर्म मैच्योरिटी डेट, इट मीन्स ग्रेटर द बोरोवर्स रोल ओवर रिस्क। थर्ड यहाँ पे करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये क्या है कि करेंसी एक्सचेंज रिस्क है या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आप कह सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको जो है किसी डेट पोर्टफोलियो को देखने को मिलेगा कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, साथ ही साथ जो करेंसी है डिनोमिनेशन का जो एक्सटर्नल लोन लिए हुए हैं और जो एसोसिएटेड है इससे, इट मीन्स कि गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है ना वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ना, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। समझिए कि 2020 में
हमारा यहाँ पे एक्सचेंज हुआ था डॉलर के साथ, तो एक डॉलर की वैल्यू उस समय 72 रुपीज़ थी। आज के डेट में 2021 में जब हमारी यहाँ पे फिर से एक्सचेंज रेट आप देखो, अगर हमें यहाँ पे कुछ रीपे करना है, पेमेंट करनी है, तो $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज़ हो गई है। इट मीन्स कि यहाँ पे इंडिया को 4 रुपीज़ जो है पर डॉलर यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज रिस्क है, जो हम लोग $1 के साथ जो पिछले साल करते थे, उसके कंपैरिजन में अगर इस साल देखें तो हम लोग को यहाँ पे घाटा है। इट मीन्स कि हमारी जो डेट पोर्टफोलियो है, कर्ज जो हम लोग को पहले, अगर मान लीजिए कि कर्ज अगर हम लोग को 2020 में दे देना होता तो हम लोग 72 रुपये के हिसाब से देते, लेकिन आज की डेट में हम लोग को कर्ज देना पड़ रहा है 76 रुपीज़ के हिसाब से। इट मीन्स कि और हम लोग की जो स्थिति है वो ख़राब हो रही है। इट मीन्स कि आप समझो कि जो आपका कर्ज होता है, किसी से आप उधार लेके रहते हो, उसको अगर वापस करना हो और आपको पता चले कि 100 रुपया ही आपने कर्ज लिया था और 100 रुपया वापस करना है, लेकिन आज के डेट में आपको पता चले कि आपकी जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू, वो डिप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है, और इसके लिए आपको जो है 140 रुपया पे करना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा दुख होगा, स्थिति भी ख़राब हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे है करेंसी एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, रिस्क तभी अराइज होता है जब यहाँ पे एक कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाए एज कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज करेंसी। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्चुअली ये भी एक रेशियो है जिसमें कि टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है, और टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो देखा जाता है वो यहाँ पे डेट टू रेवेन्यू रिसिप्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है उसमें कितना कर्ज है, उसी के हिसाब से जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके रेशियो को हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, एक फिक्स्ड रेट होता है, एक फ्लोटिंग रेट होता है। तो फिक्स्ड रेट जो कि आपका प्री फिक्स्ड होता है, पहले से ही फिक्स हो गया कि आप ये बॉन्ड परचेज करो और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। 4% में आपने अगर बॉन्ड परचेज किया तो वो 4% ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है कि ये एक ऐसे सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि इसकी कूपन रेट आपको जो है वेरिएबल देखने को मिलेगा। कूपन रेट की जो वैल्यू है वो आपका कभी बढ़ता है कभी घटता है। ठीक है, फिर हो गया ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में आप क्लियर होंगे कि सरकार जो है वो खर्चे बहुत ज़्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे बहुत कम है, तो इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि पैसे में जो है मिसमैच हो गया। लेकिन ग्रॉस यहाँ पे लगा दिया गया है। इट मीन्स कि एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन किया जा रहा है और वो है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैसे कैपिटल रिसिप्ट जिसमें कि कोई तरीके का कर्ज नहीं है, तो उसको भी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है टोटल यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट, जो कि मैं अभी बताइए आप लोगों को कि शॉर्ट टर्म डेट जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसका कहने का मतलब है कि जो डेट यहाँ पे है, जो रीपेमेंट करने का टाइम आ रहा है वो विद इन 12 मंथ्स है, 1 साल में ही है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे 14 डेज इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल भी इंक्लूड होते हैं, रेगुलर टी बिल भी है और डेटेड सिक्योरिटी मेच्योरिटी भी है, जो कि 1 साल इंश्योर करता है ये, और एक्सटर्नल डेट भी। इसी के साथ टी बिल समझिए, आपको पता है 2020 में टी बिल से क्वेश्चन आया था। ये क्या होता है, ये एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरकार को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना, कि अगर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच हो जाता है, मान लीजिए कि छोटे समय के लिए 6 महीना या फिर 1 साल या फिर 8 महीने के लिए अगर सरकार के पास कैश का जो है वो यहाँ पे कमी हो जाती है, तो टी बिल इशू कर देते हैं। अब यहाँ पे 14 डेज जो इंटरमीडिएट टी बिल होते हैं, ये आप लोग देखो कि नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे इशू करने के लिए इशू किया जाता है। तो नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को इशू किया जाता है, और साथ ही साथ इससे क्या है ना कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो शॉर्ट टर्म सरप्लस है, मान लीजिए कि छोटे समय में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो वो फिक्स्ड रेट में यहाँ पे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में वो यहाँ पे डिप्लॉय करती है। और टी बिल आप देखो कि 3 तरीके का आता है, एक तो 91 डेज़ का, एक 184 डेज़ का और 364 डेज़ का। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आज के डेट में अभी इशू करती है ये 3। देखिए 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसी क्वेश्चन आई थी, तो उसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी नॉन फिनेंशियल डेट, इसमें क्या क्या आएगा? हाउसिंग लोन जो कि हाउस होल्ड के द्वारा ओन किया जाता है, या फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड में जितने भी अमाउंट है, या फिर टी बिल। तो नॉन फिनेंशियल डेट में क्या क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए टी बिल के बारे में पूछ लिया गया, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो ये फिनेंशियल डेट है नहीं, ये नॉन फिनेंशियल डेट है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो आपका 2 ऑप्शन गया। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड में आपको समझना है कि अगर दोनों में से एक भी आप समझ पा रहे हो कि हाँ कौन सा नॉन फिनेंशियल डेट है, तो उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नॉन फिनेंशियल डेट में अगर आप लोग देखो तो क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट है वो भी आपका नॉन फिनेंशियल में ही आता है डेट में। हाउसिंग लोन है जो कि एक हाउस होल्ड के द्वारा यहाँ पे ओन किया जा रहा है, तो वो भी नॉन फिनेंशियल डेट है। तो ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यस, करेक्ट ऑप्शन डी है। तो देखिए कहा जा रहा है कि नॉन फिनेंशियल डेट में आपका जो है इंडस्ट्रियल कमर्शियल लोन, ट्रेजरी बिल और क्रेडिट कार्ड बैलेंस आता है।
तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सारे छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे जो है ट्रेंड्स बताए गए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप लोग देखो कि इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, वो भी अगर डेट सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर का अगर देखें तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ग्रॉस जो फिजिकल डेफिसिट है, इसमें आपका फिजिकल डेफिसिट प्लस क्या आपका ऐड हो जाएगा, तो अभी जो मैं बताई थी, ठीक है, वो याद रखना है। इट मीन्स कि ये जीडीपी का जो परसेंटेज है वो आप देखोगे कि 2012-13 से ये लगातार जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है। उसके बाद आप देखो कि शॉर्ट टर्म डेट का जो यहाँ पे शेयर है, और वो भी विद इन सेफ लिमिट में, तो ये भी आपका देखने को मिलेगा कि 2005 से 2012 के बीच में आफ्टर सम राइज है, ये राइज होने के बाद ये स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। तो शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट जो है ये स्टेबलाइज हो चुका है। जीएफडी हमारे यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। गवर्नमेंट अगर देखें तो उनके द्वारा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है कुछ इलोंगेटिंग जो मैच्योरिटी है टू रिड्यूस रोल ओवर रिस्क। तो ये भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेकर आया है, जैसे कि रोल ओवर रिस्क को यहाँ पे यहाँ पे लो कर सके। उसके अलावा आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट का जो डेट है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो डेट जो जीडीपी रेशियो है स्टेट का, वो मार्जिनली डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे वो आपको डिक्रीज़ होते हुए दिखेगा। और जो पब्लिक डेट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही अगर मार्केट बोरोविंग देखें तो ये भी स्टेट का जो शेयर है मार्केटिंग बोरोविंग में, तो ये भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है। लोन्स अगर हम लोग सेंटर से देखें तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अदर डेवलपमेंट देख लेते हैं, सेस और सरचार्ज की बात की जा रही है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 270 है, जिसमें कि यहाँ पे सेस और सरचार्ज के बारे में कहा गया है कि सेंटर के द्वारा ये सेस और सरचार्ज लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको शेयर करें। तो यहाँ पे सेस क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस पे एक काइंड ऑफ टैक्स लगता है आपका, और सरचार्ज है कि टैक्सेस ऑन टैक्स है। तो इट मीन्स कि ये टेम्प्रेरी इन नेचर है, यानी कि कभी कभी लगाया जाता है। जैसे आप देखो कि स्वच्छ भारत सेस लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का जो आपका अभियान चल रहा है उसको यहाँ पे क्लीन कर सके। सरचार्ज है जो कि 10% लगाया जाता है अगर इनकम यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सेस लगाया जाता है, एंड सरचार्ज जो है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। गवर्नमेंट की बोरोविंग की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो बोरो करते कैसे, गवर्नमेंट जो बोरो करते हैं इनका दो हथियार है। एक तो आपको जीसेक देखने को मिलेगा और दूसरा ट्रेजरी बिल है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर में यहाँ पे मिसमैच हो जाए, जो कि हर बार आपको देखने को मिलेगा, तो जीसेक और ट्रेजरी बिल है जिसको इशू करके वो यहाँ पे अपनी जो बोरोविंग है उसको पूरा करते हैं। बोरोविंग एक लोन है जो कि सरकार यहाँ पे लेती है, और ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोरोविंग लिमिट्स फॉर यहाँ पे अगर स्टेट की देखें तो कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगर एफआरबीएम की बात करें तो यहाँ पे रखा गया था कि मार्च 31, 2021 जो कि गुजर चुका है, तो यहाँ तक एफडीआई जो है 3% तक इसको लेकर आना है, ठीक है। तो ये जीडीपी का जो लिमिट लगाया गया है फिजिकल डेफिसिट का, एफडीआई नहीं, ये जीडीपी का 3% लेकर आना है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो आप देखते हो कि सरकार की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उसको कम करना है और 3% में लेकर आना है। बट अफसोस जो यहाँ पे हमारा कोरोना वायरस है उसके कारण हमारी फिजिकल डेफिसिट और बढ़ चुकी है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ और जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो गया, तो इसलिए ये टारगेट हम लोग मीट नहीं कर पाए। तो जब ये बनाया गया था एफआरबीएम तब भी क्वेश्चन आए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, और अभी क्या है कि इसकी टारगेट को हम लोग अचीव करने से फेल हो गए, तो भी ये आपका पूछा जाएगा। स्टेट की अगर हम लोग देखें तो उनका अपना खुद का ये कानून होता है, जिसमें कि सेट किया गया था कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 3% होना चाहिए। तो ये भी 3% आपका स्टेट और यहाँ पे सेंटर के लिए रखा गया था। साथ ही साथ कुछ कंडीशंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जा रही है। तो आधार है जो कि यहाँ पे सारे राशन कार्ड का जो है बेसिक है कि आधार से लिंक करना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंस्टॉल करना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये आपका रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, जिसमें कि आप देखो कि हमारे भारत का रैंक जो है वो 63 हो चुका है, और इससे ये दर्शाता है कि किसी भी देश में बिजनेस इन्वायरमेंट कैसी है। ये सारी बातें याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे आए, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हम लोग सेस और सरचार्ज देखें। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लॉस है स्टेट को ये सेस और सरचार्ज लगाने से ये काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है।
आज की डेट में आप देखो कि जितने भी टैक्सेस हैं ना उनको शेयर किया जाता है। जब से जीएसटी आया है तब से स्टेट को लॉस हो रहा है। उसके अलावा सेंटर क्या कर रही है कि अपनी जेब भरने के लिए, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ों में सेस और सरचार्ज लाया जा रहा है, क्योंकि इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये लोग शेयर नहीं करते। तो डेटा याद रखना है कि लॉस हो रहा है स्टेट को 2015 से 2018-19 तक का बताया जा रहा है कि ये लगातार लॉस है, यानी कि 5 ईयर्स में आप देखो तो लॉस हो रहा है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट बन जाए कि लगातार 5 ईयर्स में सेस और सरचार्ज को लगाने से स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉस हो रही है, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, अब आगे आते कुछ इकोनॉमिक रिकवरी के पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, तो ये चीज़ें आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी अगर हम लोग देखें, एनएसओ के द्वारा एक डेटा रिलीज़ की गई है जिसमें कहा गया कि जीडीपी ग्रोथ हमारा यहाँ पे 2019-20 का कितना था, 4.2 था, और कितना होना चाहिए था, 11 ईयर्स, ठीक है। 11 ईयर्स इन रो का ये 6.1% कहा जा रहा था, और जो कि इसके लास्ट ईयर था, बट वो घट गया हमारा जीडीपी, यहाँ पे कम हो गया कोरोना के वारिस, तो ये कोरोना के कारण, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रोथ इन पर कैपिटा अगर हम लोग रियल टर्म में देखें तो 1920 का कितना 3.1% है। फिस्कल डेफिसिट आप देख सकते हो कि और ज़्यादा बढ़ चुका है, 4.59 हो चुका है, जो कि एफआरबीएम का कहना था कि 3% करना है, तो और ज़्यादा हमारा यहाँ पे बड़ा हो चुका है। पब्लिक डेट टू जीडीपी अगर हम लोग देखें तो ये भी इंक्रीज़ हो चुका है, और हाई रिकॉर्ड ये सेट किया गया है कि 89.3 है 2020 में। ओके, उसके अलावा आप ये देख सकते हो शेप ऑफ रिकवरी है, तो काफ़ी तरीके के शेप यहाँ पे माने गए थे, बताए जा रहे थे, जैसे कि ये वी शेप है, ठीक है, ये यू शेप है, और ये आपका स्मूथ है इस तरीके का बड़ा, ये जेड शेप है जो कि इस तरीके से आपका बड़ा है, डब्ल्यू शेप भी है और एल शेप भी है, ठीक है। यहाँ पे वी शेप क्या कहता है, वी शेप कहता है कि हम लोग जो है ना इकोनॉमिक रिकवरी तो हुआ है, इकॉनमी हमारी रिकवर हुई है, बट एक्टिविटी आप देखो कि परमानेंटली लॉस्ट हो चुका है। ये चीज़ें यहाँ पे वी शेप से बताई जा रही है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये शेप से आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। यू शेप की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि रिकवरी स्लो हो गया है, यानी कि वी शेप के अगर हम लोग अकॉर्डिंग देखें तो रिकवरी स्लो है। स्मूश की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिकवरी जो है लॉन्गर है, ज़्यादा यहाँ पे देर तक रिकवरी हो रहा है अगर हम लोग वी शेप के कंपैरिजन में देखें, लेकिन यू शेप के कंपैरिजन में देखें तो ये फास्टर है, ठीक है। स्मूथ कहने का क्या मतलब है कि लंबा रिकवरी चाहिए किसके कंपैरिजन में, वी शेप के, और यू शेप के अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो ये फास्टर हो जाएगा। जेड शेप अगर हम लोग देखें तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं फ्यूल वगैरह जो है ना वो जीडीपी का, जो कि प्री क्राइसिस लेवल से ये आपका सबसे ज़्यादा है, यानी कि हम लोग खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा किए भी है, ये जेड शेप से पता चला है। डब्ल्यू शेप से देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा, और जीडीपी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में पैरालाइज दिख रही है, जिसके कारण हमारी इकॉनमी जो पैरालाइज हुई है उसके कारण हमारी जीडीपी भी यहाँ पे पैरालाइज हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे बंद थी, तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये जब डब्ल्यू शेप से देखने को मिल रहा है। एल शेप है जिसमें कि आप देखो कि ये कहा गया है कि इकॉनमी नेवर फुल्ली रिकवर, यानी कि ऐसी कंडीशन बन चुकी है कंट्री में कि कभी भी इकॉनमी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे अभी हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे, हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, पीएम केयर्स फंड है। तो मेनली आपको यहाँ पे ये जानना है कि पीएम केयर्स और एनडीआरएफ का जो यहाँ पे फंड है, नेशनल डिजास्टर यहाँ पे आपका जो फंड है इसके बारे में आप समझिए। तो फॉर्मेशन कब हुआ, इसको तो कोविड-19 को देखते हुए पीएम केयर्स आपका बनाया गया, लेकिन जो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया 2005 उसके तहत ये एनडीआरएफ बनाया गया। इसको पहले जो है आप देखो नाम था नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड, लेकिन उसके बाद इसको चेंज करके यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बना दिया गया। पीएम केयर्स का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो ये है कि देखिए कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, किसी तरीके का मदद प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पैसे को इकट्ठा किया जा रहा था, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, एक ग्रांट ऑफ पेमेंट यहाँ पे दी गई, ठीक है। हेल्थ केयर और जो फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड की गई। वही एनडीआरएफ की अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्वियस है कि इमरजेंसी में यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ पे खर्च करना, इमरजेंसी रिस्पांस करना, कोई भी डिजास्टर आता है तो आप देखते हो कि यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की जो यहाँ पे आपकी एनडीआरएफ की जो टीम है वो चली जाती है। उसी तरीके से आप देखो कि डिजास्टर में जितने भी लोग फंस जाते हैं उसमें राज्य के जो है एसडीआरएफ भी होते हैं, तो इससे यहाँ पे खर्च किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म अगर हम लोग पीएम केयर्स का देखें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, साथ ही यहाँ पे 3 मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, साथ ही मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी ऑफ फंड है।
उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो कोई भी पर्सन जो है उनको ट्रस्टी जैसा अपॉइंट किया जा सकता है और ये प्रो बेनिफिट जो यहाँ पे बोनो कैपेसिटी है उसके जैसा काम करेंगे। वहीं एनडीआरएफ की अगर हम लोग बात करें तो इस फंड को कौन मैनेज करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के तहत ये काम करते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, जैसे कोई भी ड्राउट हो गया, हेल्थ स्टॉर्म हो गया, पेस्ट अटैक है, कोल्ड वेव है, तो ये सारी जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है इसको मॉनिटर किया जाता है इस फंड के द्वारा। किसके द्वारा, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। कंट्रीब्यूशन अगर फंड में देखें तो पीएम केयर्स में क्या है कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है। इट मीन्स कि जिसको जितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है वो उस हिसाब से यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये जो पीएम केयर्स फंड है इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है एफसीआरए के तहत, जिससे कि क्या होगा ना कि एफसीआरए से बाहर है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे जो आपका रहता है। इससे क्या होगा कि डोनेशन वगैरह जो है इंडिविजुअल के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो वो भी यहाँ पे पीएम केयर्स फंड में आराम से कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो स्टेटमेंट आपका अगर बन जाए कि पीएम केयर्स में सिर्फ इंडियंस ही यहाँ पे और इंडियन सिटीजन ही सिर्फ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये गलत है। ये ध्यान रखिएगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वहाँ पर अगर इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनडीआरएफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसे आते हैं ना एनडीआरएफ में, ये सेस के थ्रू आते हैं। कुछ सर्टेन आइटम्स में जो है सेस लगाया जाता है या फिर कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह में आप देखो एक्साइज में ये चार्जेबल होते हैं, या फिर इसको अप्रूव किया जाता है, यानी कि हर साल जो बजट आते हैं फाइनेंस बिल में रखा जाता है कि इतनी एलोकेशंस जो है एनडीआरएफ के अकाउंट में करना है। ऑडिट की अगर हम लोग बात करें तो येस, ये ऑडिट किया जाता है। अगर पीएम केयर्स की बात करें तो किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के द्वारा, यानी कि जो ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं उनके द्वारा ये ऑडिट होता है। देखा जाता है कि यहाँ पे कितने पैसे हैं, किसका उपयोग हुआ है, कौन कौन कितना पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। वहीं एनडीआरएफ की बात करें तो यहाँ पे कैग है जो कि इस अकाउंट को देखते हैं। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैग किस यहाँ पे आपका आर्टिकल के तहत आता है ये बताइए, एक दो पॉइंट बताइए। और कैग के द्वारा जो है और कौन से रिपोर्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कैग यहाँ पे ऑडिट करती है, उसका नाम बताइए। तो मैं अभी पूछते जा रही हूँ, आगे में भी इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ तो आपको दिख जाएगा, लेकिन जब जब मैं क्वेश्चन पूछते जा रही हूँ आप पॉज करके पहले आंसर देते जाइए, ठीक है। तो ये रही पूरी क्लियर जो कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ के द्वारा जो यहाँ पे डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दो तरीके का टैक्स होता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि अगर आप लोग कोई कहीं पे भी काम करते हो, आपको यहाँ पे इनकम मिलता है, तो अगर आप टैक्स स्लैब के तहत आते हो तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करना होता है, यानी कि यहाँ पे आप जो जितने भी अर्न कर रहे हो उससे कुछ परसेंट ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे सरकार को डायरेक्ट दे रहे हो इनकम टैक्स फाइल करके, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आज के डेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जीएसटी, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। इट मीन्स कि जो जितना ज़्यादा कमा रहा है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना, जो जितना कम कमा रहा है उसको उतना कम टैक्स देना है। यहाँ पे आप लोग देखो कि बहुत तरीके के आते हैं, इनकम टैक्स तो हो ही गया, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लगता है उसी तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ को भी यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है जिसे डीडीटी कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ठीक है। तो ये वेल्थ टैक्स है, ये सारी टैक्स किसके तहत आती है, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आती है। बात हो रहा है डायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म करने का, तो चलिए ठीक है, जो भी रीज़न है वो यहाँ पे कभी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टेप्स देख लीजिए जो कि यहाँ पे कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा रहा है। तो पर्सनल इनकम टैक्स है, एक फाइनेंस एक्ट आया है 2020 का, जिसमें कि इंडिविजुअल को एक ऑप्शन दिया गया है और कॉपरेटिव को भी एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने इनकम टैक्स को कंसेशनल रेट में जो है वो पे कर सकते हैं अगर उनको यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशंस या फिर इंसेंटिव्स नहीं दिया जा रहा है। साथ ही आप देखो कि डीडीटी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि यहाँ पे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इससे क्या होगा कि इंडियन इक्विटी मार्केट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगा। एक लार्ज क्लास ऑफ जो इन्वेस्टर्स थे, यानी कि जो कंपनीज हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती थी ना, उनको यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता था, तो एक्चुअली उनको रिलीफ मिल गया है। अब वो क्या है कि वो यहाँ पे नहीं करना चाहते थे, तो फाइनली इस तरीके के टैक्स को ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद विवाद से विश्वास लाया गया। इट मीन्स कि जो टैक्स डिस्प्यूट देखने को मिलता था, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स अवॉइड करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे और टैक्स से रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट थी, तो जो विवाद था वो विश्वास है, यानी कि यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा और यहाँ पे आप देखो कि टाइमली रिजॉल्व की जाएगी, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे एलोकेट किया गया है ज़्यादा, जो कि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। रिसेंट आप देखो कि क्या एफर्ट्स लाया गया है जिससे कि डायरेक्ट टैक्स अरेंजमेंट को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन आप देख सकते हो, इट मीन्स कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसका एम है कि जो टैक्स कंप्लाइंस है उनको यहाँ पे ईज़ करना है,
यहाँ पे 3 फीचर्स आपको मिलेगा। एक है यहाँ पे फेसलेस असेसमेंट। इट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो टैक्स पेयर होंगे और जो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनके बीच में अब कोई भी इस तरीके का नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फेसलेस असेसमेंट होगा यहाँ पे। ये जो काम किया जाएगा, टैक्स पेयर का जो सिलेक्शन होगा, ये सिर्फ यहाँ पे सिस्टम के थ्रू किया जाएगा और ये डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। साथ ही अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की बात करें तो वो भी यहाँ पे रोल आउट करेंगे फेसलेस यहाँ पे असेसमेंट, जिससे कि बेटर तरीके से काम हो सके। फिर फेसलेस अपील होगा। इट मीन्स कि भी जो अभी आपका डिस्प्यूट है टैक्सेस से लेकर, तो वो जो अपील करना है हमारे देश के कोर्ट में, तो वो भी फेसलेस होगा। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आप कर सकते हो। साथ ही टैक्स पेयर चार्टर है, यानी कि यहाँ पे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है दोनों के लिए। ये एक लिस्ट होता है जिसमें कि आपके राइट्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लिखी रहती है। ये दोनों के लिए है, जो टैक्स ऑफिसर है और टैक्स पेयर्स है उनके लिए यहाँ पे आपका बेटर तरीके से इस चार्टर में मेंटेन होता है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी और जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने का कोशिश किया जाएगा। उसी के अलावा आप देख सकते हो कि इक्वलाइजेशन लिवाई लगाया गया है, जो डिजिटल सर्विस टैक्स है। और ये जो है आपका जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनके ऊपर जो है एक इक्वलाइजेशन लिवाई यानी कि एक काइंड ऑफ टैक्स है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया है डिजिटल सर्विस टैक्स। ठीक है, ये भी एक तरीके का टैक्स है, डिजिटल सर्विस टैक्स, जो कि ऑनलाइन सर्विस अगर हम प्रोवाइड करें, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ये सब आप देखते हो कि ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करें तो इनके ऊपर टैक्स लगता है और हमारे इंडिया के द्वारा ये लगाया जाता है। 2% का टैक्स लग रहा है 2020 में, और ये सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जो कि नॉन रेजिडेंट कंपनी है। इट मीन्स कि हमारे देश में ये कंपनी नहीं है। बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कंपनी की वो हमारे देश के बाहर है, लेकिन ऑनलाइन सेल कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का हमारे देश में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। जैसे कि आप देखो कि फेसबुक की जो यहाँ पे कंपनी है वो हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलती है, बट हमारे देश के भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आप देखो गूगल भी सेम है, उसके बाद अमेजन वगैरह भी सेम है कि उसकी कंपनी हमारे देश में तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, उनका एक ब्रांच है लेकिन एक बेसिकली जो पेरेंट कंपनी होती है वो हमारे देश में नहीं है। 2016 के पहले क्या था कि इक्वलाइजेशन लिवाई जो था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था टैक्स पेमेंट के लिए। जो भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज वगैरह यहाँ पे नॉन रेसिडेंट कंपनीज़ के द्वारा रिसीव की जाती थी बिना यहाँ पे परमानेंट के, तो उन बिना यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के, यानी कि उनकी कंपनी तो यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे डिजिटल एडवर्टीजमेंट देते थे, सर्विस देते थे, तो उनके ऊपर उनको टैक्स पे करना होता। अब क्या है कि वो यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो भी उनको यहाँ पे टैक्स पे करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑनली जो वर्ड है ना ये काफ़ी खतरनाक होता है। बाद में आप देखो इस साल के बजट में क्या देखने को मिला कि यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनीज़ को भी इंक्लूड किया गया। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी अमेजन, फ्लिपकार्ट है, ये सबको इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे आपका टैक्स रेट जो है 2% है, प्लस सरचार्ज भी है। तो ये भी ध्यान रखना है, 2% तो टैक्स रेट देना ही है, जिसे डिजिटल सर्विस टैक्स कह रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ परसेंट ऑफ यहाँ पे सरचार्ज भी देना है, टैक्स ऑन टैक्स इसे कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है, जिनके द्वारा एक प्रोब लॉन्च किया गया है इंडिया के डिजिटल टैक्स में। ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये गलत है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सेक्शन 301 के तहत जो है इंडिया के अगेंस्ट में, और 9 ऐसे और कंट्रीज़ है जो कि इस तरीके का डिजिटल सर्विस टैक्स इम्पोज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में अभी यूएस खड़ा हुआ है। तो आगे चलते हैं, जीएसटी डेवलपमेंट देखते हैं कि 3 साल हो चुकी है और जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और ये बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है हमारे देश में, जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे कुछ 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम कर लिया गया है। अब 17 तो याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सर्विस टैक्स है और साथ ही साथ लग्जरी टैक्स है। तो ये सारे टैक्सेस को सब्स्यूम किया गया है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखो कि कौन कौन से ऐसे टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में, लेकिन अभी भी इसको इसमें ख़त्म नहीं किया गया है। तो इसमें है बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर लगती है, वैट है जो कि अल्कोहल के ऊपर लगती है। तो आपको पता है अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगती है। इसलिए इन सब का दाम जो है ना आज के डेट में प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि मनमानी जैसी है और हर एक राज्य में अलग अलग होते हैं। जीएसटी जो आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा वो 4 रेट में है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। फाइन। जीएसटी काउंसिल है, जो कि जीएसटी काउंसिल आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपसे ऑप्शन में बन जाएगा कि जीएसटी काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये जीएसटी एक्ट के थ्रू बनाया गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संविधान में बाकायदा एक आर्टिकल दिया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, इसके कैपिटल ए है जो कि 279A है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है जीएसटी काउंसिल को। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को कौन चेयर करते हैं? तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं।
साथ ही यूनियन स्टेट मिनिस्टर होते हैं, रेवेन्यू और फाइनेंस के मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं। ये इनकी जो रिकमेंडेशन होती है ना जीएसटी काउंसिल की, ये बाइंडिंग होती है। इट मीन्स कि जितने भी राज्य हैं उनको यहाँ पे मानना होता है और सारे डिसीजन जो है वो 75% ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर के द्वारा ली जाती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। सबसे पहली बात है यहाँ पे एंटी प्रॉफिटेरिंग, ठीक है। कोई भी बेनिफिट, जैसे कि आप देखो कि ये जो आपका जीएसटी काउंसिल के तहत जो आपका 4 रेट के ऊपर हमेशा डिस्कशन होता है कि किस गुड्स को किस रेट के तहत रखना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एसी है, एसी को पहले रखा गया था 28% में, आज भी शायद 28 है, नहीं 18 में आ चुका है। ये जो एसी है ये 28% का इसमें टैक्स लगना है। जीएसटी काउंसिल की हर बार मीटिंग होती है, तो जब मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि एसी को अब यहाँ पे आपका रिड्यूस करके 18% में लाना है। इट मीन्स कि 28% से 18% में हो गया। लेकिन क्या यह काम जो है वो दुकान में ये हो रहा है कि नहीं, शॉप में ऐसे कस्टमर को जो है इस तरीके का प्राइस रिडक्शन के साथ उनको सामान मिल रहा है कि नहीं, क्या पता यहाँ पे शॉप जो है वो 28% ही यहाँ पे टैक्स ले रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ पे एक यहाँ एंटी प्रॉफिटेरिंग इसको बोला जाता है कि यहाँ पे देखा जाता है, चेकआउट किया जाता है, वो भी ग्राउंड लेवल पे जाके कि शॉप्स में जो यहाँ पे काउंसिल के द्वारा रिडक्शन किया गया है टैक्स रेट, क्या वो यहाँ पे सच में शॉप में भी टैक्स रेट रिडक्शन किया गया है कि नहीं, और कस्टमर के पास उस तरीके का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट जा रहा है कि नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे टैक्स पे करना है, पे करने का टाइम आ रहा है आउटपुट पे, तो जो टैक्स ऑलरेडी पेड है ना इनपुट में, वो यहाँ पे कम हो जाएगा। इट मीन्स कि आप देखो कि इनपुट के ऊपर जो टैक्स पे किया जा रहा है वो ठीक है, इतना तो किया जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आउटपुट के ऊपर टैक्स पे करना है तो इनपुट के ऊपर जितना टैक्स पे करना है ना, तो वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ई वे बिल है, ई वे बिल एक आपका ऑनलाइन बिल है जो कि जनरेट करना है। अब ये जनरेट करना है किसके द्वारा, तो एक इंसान के द्वारा जनरेट किया जाएगा। अगर वो यहाँ पे सामान को लेकर ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे सामान जो है अगर 50,000 से ज़्यादा का है, तो वहाँ पे जीएसटी रिजीम के तहत जो है ई वे बिल जनरेट करना होगा। जैसे आप देखते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो यहाँ पे ट्रक में सामान जाती है तो 50,000 से ज़्यादा है तो फिर ई वे बिल जनरेट करना होगा। करेंटली आप देखो कि गोल्ड को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि गोल्ड की अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए यहाँ पे ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पे हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड होता है जो कि यहाँ पे आप देखो कि 2021 से ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो एचएसएन कोड क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए कि ये डेवलप किया गया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर है जो कि ये क्लासीफाई करते हैं ट्रेडेड सामान, ट्रेडेड गुड को, वो भी कस्टम पर्पस के लिए। तो जो भी ट्रेडेड गुड है अगर वो कस्टम पर्पस के लिए है तो उसके लिए एक इंटरनेशनल जो है नॉमेनक्लेचर है। इट मीन्स कि एक शॉर्ट फॉर्म कहते हैं जो कि ये एचएसएन कोड है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 2 है, जिसके तहत यहाँ पे वो सामान आते हैं हमारे संविधान के तहत जो कि इंक्लूसिव था, और इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है कि उसमें जो है ना रेस्ट्रिक्टिव की जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे वैसे सामान जो कि आर्टिकल 366 सब क्लॉज 12 के अंदर आते हैं तो वो इंक्लूसिव रहता है, उसमें किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग टू द गुड्स इस तरीके का इंटेंशन नहीं होता है कि ये आपका लगाया जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन शेयर्स की बात करें, जैसे कि कहा गया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल तक अगर स्टेट को किसी भी तरीके का रेवेन्यू लॉस होता है तो सेंटर वो यहाँ पे कंपनसेशन पूरा करेंगे। तो उसके लिए आप देखो कि जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस लगाया जा रहा है जो कि यहाँ पे जिस राज्य को यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने में कमी हुई है तो वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में, तो एक्चुअली ये सेस है जो कि यहाँ पे सिन और लग्जरी गुड्स के ऊपर लगाया जाएगा, वो भी 5 ईयर्स तक। इट मीन्स कि जैसे आप लोग कोई कार वगैरह 4 व्हीलर खरीदते हो, एयर कंडीशनर खरीदते हो, जितने भी वाइट गुड्स है उसके ऊपर ये आपका कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। फिर ये क्या है कि आपका नॉन लैप्सेबल फंड है, यानी कि ये जो सेस है ये पूरी यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी और इसको क्रेडिट किया जाएगा एक नॉन लैप्सेबल फंड में, जिसको जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड कहते हैं। तो ये सेस फंड में आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो है मान लीजिए कि एक साल में यहाँ पे 2 करोड़ तक का यहाँ पे कलेक्ट हुआ, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 करोड़ तक का कलेक्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 करोड़ जो है नेक्स्ट ईयर तक जाते जाते ये खत्म हो जाएगा, इसकी माने नहीं होगी, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर इसको 4 करोड़ कहेंगे। उसके बाद जब ये कलेक्टेड जो यहाँ पे कंपनसेशन सेस है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये आपका फ्लो किया जाएगा, फिर उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ पे ये जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड जो है क्रिएट किया गया था। तो ये जो प्रोसेस है इसको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
सेंटर का क्या स्टैंड है इस इशू को लेकर, तो वो नहीं जानना है आपको। इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेंटर के पास जो है कम पावर होता है वोट करने का, और स्टेट के पास जो है वो ज़्यादा पावर होता है वोटिंग करने की। अब देख लेते हैं कुछ की कंसेप्ट और एंटिटीज़ जो कि न्यूज़ में रहे हैं। कुछ यहाँ पे फिर से मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड की। डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस, डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस की बात करें तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट जो सरकार की पॉलिसी के कारण बढ़ते जा रही है, इट मीन्स कि एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू घटते जा रहा है, तो इसको हम लोग डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस कह रहे हैं। ये आप लोग का देखो कि जो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे ग्रोथ के कारण हो रहा है, जो ग्रोथ हमारा बहुत स्लो हो चुका है, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आप अलग करके चलो। ये डिस्क्रिशनरी जो फिस्कल स्टिमुलस है ये कैसे अलग है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर से, तो यहाँ पे ये दोनों समझ गए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहा है इसे डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस कह रहे हैं, और जो ग्रोथ स्लो हो जाता है या फिर इसके कारण अगर फिस्कल डेफिसिट है तो इसे हम लोग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट इवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये एक तरीके का ग्रांट है जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी तरीके का लॉस अगर स्टेट के द्वारा हो रहा है सेंटर से, तो उसको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से। ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी सिंगल अकाउंट होता है, TSA। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बैंक अकाउंट का, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड व्यू देते हैं कि गवर्नमेंट की कैश रिसोर्सेज कितनी है, यानी कि गवर्नमेंट के पास कैश में टोटल रिसोर्सेज कितनी है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट की जो बैंक अकाउंट है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें क्रेडिट टू GDP रेशियो, इट मीन्स कि ये एक आपका जो है क्रेडिट कितना हो रहा है और GDP कितना है, इसकी एक रेशियो देखने को मिलती है जो कि आज के डेट में 56% है। जब इसको एडवांस इकॉनमी के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे जो कि आपका 150 से लेकर 200% तक रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो एडवांस इकॉनमी है उसमें कितना ज़्यादा रहता है, और हमारे देश में जो है मात्र 56% है। अब ये क्रेडिट टू GDP रेशियो होता क्या है, ये आप देखो क्रेडिट टू GDP रेशियो बढ़ते जाएगा जब यहाँ पे इकॉनमी बढ़ेगी, अच्छा रहेगा, और फॉल होगा जब इकॉनमिक डाउन ट्रोन होगा, यानी कि इकॉनमी जो है वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगा, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। तो ये आपसे अब पूछा जाएगा कि क्रेडिट टू GDP रेशियो आपका इंक्रीज़ होगा तब जब यहाँ पे इकॉनमी बूम होगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगर क्रेडिट टू GDP रेशियो की बात करें, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस की बात की जाती है कितना क्रेडिट है और GDP रेशियो कितना है, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड में इसको देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, और ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इट मीन्स कि एक टैक्सेशन की बात की जाती है जो कि हायर रेट है। इनपुट यहाँ पे हायर रेट होगा, इट मीन्स कि फिनिश्ड गुड का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे उल्टा हो गया। आप देखो कि जो टोमेटो से टोमेटो केचप बनाई जाती है, तो ऑब्वियस है कि जो टोमेटो है उसकी प्राइस कम देखने को मिलेगी और टोमेटो केचप की प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो कि टोमेटो यहाँ पे महंगा हो, यानी कि 140 रुपये किलो का हो, और इससे जो टोमेटो सॉस बन रहा है वो मात्र 40 रुपीज़ की है, तो क्या होगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा। यानी कि इसको कहेंगे हम लोग कि यहाँ पे इनपुट में ज़्यादा टैक्स लग रहा है एज़ कंपैरिजन टू आउटपुट में, तब इसे हम लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, जो कि HFS है, फाइनेंशियल सेविंग। अगर हम लोग RBI के द्वारा देखें तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है वो बढ़ी है, 7.2% तक आपको देखने को मिलेगा। ये 2018-19 में था, जो कि थोड़ा सा बढ़ के 7.7% है। अब यहाँ पे ये समझिए कि रीज़न क्या है इस तरीके का थोड़ा इंक्रीज़ होने का। तो सबसे पहला है, तो इंक्रीज़ भी आपको देखने को मिलेगा कि स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है, कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है एक साल में। तो रीज़न क्या है जो कि इतनी स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि हमारी इकॉनमी स्लो डाउन हो चुकी है 2019 में, जिसके कारण जो है बैंकों की ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी थी, और जिसके कारण कंजप्शन स्लो डाउन हो गया था, सारी कुछ स्लो डाउन हो गई, इसलिए हम लोग फास्ट तरीके से यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं कर पाए। इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो कंट्री की सेविंग में आप देखो कि 60% तक ये कंट्रीब्यूट करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग। नेट अगर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है उससे माइनस कर देना है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को, और ये जो आपका ग्रॉस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है इसमें क्या क्या आता है, इसमें करेंसी है, बैंक डिपॉजिट है, डेट सिक्योरिटीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब आते हैं आपका किस में, तो यहाँ पे ग्रॉस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में। ठीक है, अब आते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है, इसे हम लोग मैप भी कहते हैं। तो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, जो कि टैक्स ट्रीटीज़ के अंदर है,
और इसमें आपका 2 कंट्रीज़ है जो कि डिस्कशन में आते हैं और वो टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है जिनके द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स जो रूल्स है उसको अमेंड किया गया है, और डिस्प्यूट जो यहाँ पे आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के अंदर होगा वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा 24 मंथ्स के तहत, यानी कि 2 साल में इसको रिजॉल्व करना है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करते हैं, और इनको रजिस्टर किया गया है एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1976 में इसको फाउंड किया गया है। यहाँ पे क्या क्या है, तो आपका सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज़ रिफॉर्म करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैंडेट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं तो इसमें आप लोग देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आरबीआई के द्वारा स्टेप्स लिया गया है कोविड-19 को देखते हुए। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेंजेस देखें, बैंकिंग की जो लाइसेंस फ्रेमवर्क है इसमें कुछ चेंज किया गया है। तो बैंकिंग की लाइसेंस किसके तहत आती है, तो ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 के तहत, जो कि यहाँ पे आप देखो कि बैंक कोई भी अगर यहाँ पे कंपनी है इंडिया में, तो अगर वो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे लाइसेंस लेना होगा, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग लाइसेंस अगर हम लोग लार्ज कॉर्पोरेट हाउस की देखें तो ठीक है, पोटेंशियल चैलेंजेस और ये बेनिफिट बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग रिलेटेड न्यूज़ देखें तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस कही जा रही है, यानी कि घर तक अब बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, और ये आपका ईज़ रिफॉर्म जो लाया जा रहा है उसके तहत है। ईज़ कहने का मतलब है कि इन्हेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस है। तो इसके तहत जो है बैंकिंग सर्विस को कस्टमर के घर तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो कि कॉल सेंटर के हेल्प से, वेब पोर्टल के हेल्प से और मोबाइल ऐप के हेल्प से जो है बैंकिंग सर्विस को आप घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। ईज़ रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो एजेंडा लाया गया है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये जो ईज़ रिफॉर्म है ये आपसे कंफ्यूज करने के लिए बोला जाएगा कि एनबीएफसी के लिए भी है, तो यहाँ पे आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखिएगा ये पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईज़ इंडेक्स का यहाँ पे 6 थीम है। थीम क्या क्या है, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, क्रेडिट ऑफ टेक, पीएसबी ऑन उद्यमी मित्र, इंश्योरिंग आउटकम्स, और यहाँ पे है डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 लाया गया है, तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो कानून लाया गया है जो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डिपॉजिटर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आरबीआई को भी एम्पावर किया गया है कि वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की यहाँ पे बैंकिंग एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं ट्रिपल स्टार मार्क लगा के कह रही हूँ। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं ये समझिए, क्योंकि बहुत सारे इस बार आप देखे होंगे कि जो महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव बैंक थी वो कैसे रातों रात डूब गई, और वहाँ उसमें जितने भी कस्टमर्स थे जिनकी ह्यूज वहाँ पे डिपॉजिट था वो भी वो लोग नहीं दे पा रहे थे, तो प्रॉब्लम निकल कर आ गया, तो इसलिए ये कानून लाना पड़ा। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये फाइनेंशियल एंटिटीज़ होते हैं जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पे आपका इस्टेब्लिश किया जाता है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके जो कस्टमर है ना कोऑपरेटिव बैंक के, वही इसके ओनर होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात इस कम बैंक की आप कहोगे। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 2 तरीके का है, ये अर्बन क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा और रूरल क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसा ही रजिस्टर किया जाता है, और अगर हम लोग स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कहें तो ये स्टेट जो है, जो आप लोग देखोगे कि अगर 2-3 स्टेट मिलकर एक कोऑपरेटिव बैंक ओपन किए तो वो मल्टी स्टेट भी आपका कहलाता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर रेगुलेशन की बात करें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करते हैं, तो ये आपका आरबीआई भी है, और जिस भी जगह आपको देखने को मिलेगा वहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट करते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे कॉर्पोरेट बैंक होते हैं जिनको यहाँ पे नबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी आपका डिवाइड किया गया कि नबार्ड भी इसको देखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी। रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात करें, इट मीन्स कि यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो रजिस्ट्रेशन की जाती है और उसका मैनेजमेंट किया जाता है, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा किया जाता है, इन केस अगर अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज़ हो, बैंक हो सॉरी, इस सिंगल स्टेट में। और सेंट्रल यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, इस इन केस अगर मल्टी स्टेट यहाँ पे आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सारे पॉइंट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग देख लें, अच्छा हाँ, एक एक्सेप्शन देख लीजिए इस कानून के तहत, कि इस कानून के तहत जो है एक एक्सक्लूजन करके रखा गया है। इट मीन्स कि ये कानून जो है कुछ सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अप्लाई नहीं होगा,
और वो कौन कौन से, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक है, और कोई अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ठीक है, इसके तहत ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ सर्टेन जो है उनके ऊपर ये कानून आपका रेगुले यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आरबीआई के द्वारा रिसेंटली रिलीज़ की गई है साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एम है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, यानी कि ऑनलाइन कुछ थ्रेट होती है, ऑनलाइन किसी भी तरीके का अगर फ्रॉड होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, तो उसको यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो है यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लाया गया है, गाइडलाइन लाया गया है, कानून लाया गया है कि कैसे इसको जो है सही करना है। तो 5 पिलर्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच लाई गई है जिसका नाम है गार्ड। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि गार्ड किससे रिलेटेड है, तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। और हर एक वर्ड की लेटर की यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए। जी फॉर गवर्नेंस ओवरसाइट, यू फॉर यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, ए फॉर एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, आर फॉर रोबस्ट कोलाबोरेशन, एंड यहाँ पे डी फॉर है डेवलपिंग नेसेसरी आईटी और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। ओके, तो ये 5 है जो कि ध्यान रखना है। आरबीआई के द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ये पूछा गया कि वो सिस्टम बेस्ड जो एसेट क्लैरिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशंस है, उसको इम्प्लीमेंट करे। तो ये जो यहाँ पे सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन है, इसका क्या मतलब होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब होता है कि जो एसेट है, बैंकों में जो पैसा रहता है, जैसे कि हम लोग जितने भी बैंकों में जाकर डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारा एसेट होता है, लेकिन बैंकों के लिए तो वो लाइबिलिटीज़ होती है। तो जो यहाँ पे एसेट क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका डाउन ग्रेडिंग से अपग्रेडिंग तक की जाती है। जो भी लोन दिया जाता है उसको देखा जाता है कि वो कितने रिकवर हुए या कितने रिकवर होने के चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें या फिर बैंकों के पास अपना कितना एसेट है, उन सारी चीज़ों को वो क्लासीफाई करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि बैंकों में ना आप देखो एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी रहता है, इंटीग्रिटी निकल कर आता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम लोग बात करें तो टोटल एसेट जिनकी यहाँ पे 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के तहत आते हैं जिनको यहाँ पे सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशंस को मेंटेन करना है। तो ये भी एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो मेंटेन करना है। तो वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट करनी है जो कि आप जिनकी एसेट यहाँ पे 1000 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है। तो ये भी क्राइटेरिया आपको याद रखना है। अब आते हैं रीजनल रूरल बैंक के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि रीजनल रूरल बैंक के बारे में कुछ बेसिक, कि ये बैंक जो है आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड रीजनली बेस्ड होता है और ग्रामीण एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए भी एक अलग से कानून है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, उसके तहत यहाँ पे आरआरबी जो है इस्टेब्लिश की गई थी। आरआरबी को जो रेगुलेट किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा, लेकिन जो सुपरवाइज करते हैं, टाइम टू टाइम जो मॉनिटर करते हैं, देखते रहते हैं, वो यहाँ पे नाबार्ड है। अब आरआरबी की बात करें तो ये जॉइंटली ओन्ड है, किसका ये बैंक है, तो ये सेंट्रल का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, और एक स्पॉन्सर बैंक होते हैं। इनका अपना कुछ कुछ परसेंटेज जो है यहाँ पे कैपिटल शेयर होता है। जैसे कि सेंट्रल का आप देखो 15% है, 50 स्टेट गवर्नमेंट की 15% है, 15%, एंड अगेन जो 35% है वो यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक का है। तो इफ़ अगर आपसे ये पूछ ले कि कैपिटल शेयर जो है आपको डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तक लगानी है, तो सबसे कम स्टेट गवर्नमेंट की है, फिर यहाँ पे स्पॉन्सर हो गया, और फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो इस तरीके से भी ध्यान रखनी है। साथ ही अगर हम लोग कुछ और बात यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे टर्म्स है जिसकी मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए। और ये चीज़ें ध्यान रखिए कि नरसिम्हन वर्किंग कमेटी है 1975 में, जिसके तहत आरआरबी इनकी रिकमेंडेशन के थ्रू आरआरबी को सेटअप किया गया है। आरआरबी में लैफ होता है, ये आपको बैंकों में भी देखने को मिलेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, कॉल और नोटिस मनी मार्केट होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लैफ की बात करें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी को यहाँ पे, लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता, ठीक है। आपके हाथ में आज पैसे है, तो ये एक लिक्विडिटी है कि कुछ आपको सामान अच्छा लग गया मार्केट में, आप इसको तुरंत देकर कुछ सामान खरीद लोगे। ये तरलता है, ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, आपके हाथ में ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट करना, उसके लिए फैसिलिटी दी गई है। तो लैफ जो है वो यूज़ किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसमें कि बैंकों को ये अनेबल किया जाता है ना कि आप मनी बोरो कर लो, वो भी रीपरचेज एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये कैसे, तो यहाँ पे आप देखो कि कोलैटरल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होता है उसके लिए, और इसमें क्या है कि इंडिया स्टेट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और बैंक है जो कि यहाँ पे आरबीआई को लेंड करती है रिवर्स रेपो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। इट मीन्स कि अगर बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं ना कि आरबीआई को जीसेक दे देते हैं और आरबीआई से कुछ पैसे ले लेते हैं। इट मीन्स कि मनी बोरो कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया ना कि अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है तो ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई यहाँ पे लेंड करती है, ठीक है, और ये रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे जो है वो लेंड करती है और बैंक जो है वो बोरो कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। फिर आ गया एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
इट मीन्स कि ये एकदम शॉर्ट टर्म बोरोविंग स्कीम है, वो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर बात करें तो ये भी आरबीआई के द्वारा दिया गया है कि जो वोलेटिलिटी होती है, यानी कि आप देखो ओवरनाइट जो लेंडिंग रेट है ना उसको कम कर दिया जाता है इंटर बैंक मार्केट में। तो आप देखते हो कि एक एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल जो है हर एक बैंक को यहाँ पे आपका मेंटेन करना होता है। तो उसके पहले क्या होता है कि रात में अगर मान लो कि कभी अगर प्रॉब्लम हो गई और बैंक जो है ना एक दूसरे को ही लेन देन कर लेते हैं, इट मीन्स कि पैसे की अगर कमी हो गई, सरप्लस हो गया, तो वो आपस में ही एक दूसरे को देकर जो है ना मैनेज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्मूथ मॉनेटरी ट्रांसमिशन आपको फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है। तो ये ओवरनाइट जो लेंडिंग रेट है ना ये काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि आप देखो कि रातों रात अगर यहाँ पे पैसे मांग ले कोई एक बैंक दूसरे बैंक से, तो वो अपना मनचाहा रेट लगा कर देते, इंटरेस्ट रेट लगा के देते, क्योंकि जानते हैं सामने वाला बैंक जो है वो थोड़ा सा मजबूर है। ठीक है, तो ये जो रेट होता है ना ये काफ़ी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कभी प्राइस बहुत हाई होती है, कभी प्राइस बहुत लो होती है। तो इसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए आरबीआई के द्वारा एमएसएफ लाया गया है, और एमएसएफ रेट जो है वो फिक्स कर दिया गया है, और ये कहा गया कि जनरली ये रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे स्टेटमेंट बन जाए कि एमएसएफ जो है वो कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है। और एमएफ ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या, तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म बोरोविंग स्कीम है, और स्पेशली फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट। तो ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको इंडियन मनी मार्केट में देखने को मिलेगा। कॉल मनी मार्केट के अंदर अगर हम लोग देखें ना तो ये ओवरनाइट बेसिस में जो है फंड ये ट्रांजैक्शन होता है, और अगर हम लोग ये नोटिस मनी मार्केट के तहत देखें तो फंड जो ये ट्रांजैक्शन होता है ये 2 दिन से 14 दिन के बीच में होता है। तो ये आप समझ गए, कॉल मनी मार्केट यानी कि कॉल की है तो अर्जेंट आपको रिप्लाई करना होता है, इट मीन्स कि अर्जेंटली ओवरनाइट जो है ये ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन नोटिस मनी मार्केट है कि नोटिस दे दिया गया है, अब 2 से जो है 14 दिन तक जो है उस नोटिस के बेसिस में आपका मनी ट्रांजैक्शन होगा। अब देखिए कि इन सब इनके इसके बेसिस में 2020 में क्वेश्चन कैसा आया था, आइए ये देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ ये आपका प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है कि जो कमर्शियल पेपर है वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट है। ठीक है, सेकंड है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है कॉर्पोरेशन को। थर्ड है कॉल मनी, कॉल मनी जो है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है फोर्थ कि ये है आपका जीरो कूपन बॉन्ड जो कि इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा इसको इशू किया जाता है कॉर्पोरेशन को। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको मान लीजिए कि चारों स्टेटमेंट नहीं पता है, 3 तो पता हो गया क्योंकि अभी आप पढ़े हो कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, कॉल किया है तो अर्जेंट पैसा देना है, तो और एकदम शॉर्ट टर्म के लिए ये पैसे देने हैं, और किसको फ़ोन कर रहे हैं तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि अपने ही पड़ोसी बैंक को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट के बेसिस में क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखो कि 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे थर्ड है। ठीक है, अब आपको यूपीएससी इतना आसान कर दिया है ये क्वेश्चन कि या तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता होना चाहिए, या तो सेकंड, या तो फोर्थ। अगर तीनों में से एक भी स्टेटमेंट पता है ना तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। फोर्थ ही देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको जीरो कूपन बॉन्ड भी पढ़ाई हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड जैसे कि नाम में ही दिया जा रहा है ना कि जीरो कूपन बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड कहने का ही मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट आपका लगेगा ही नहीं, ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग आपका बॉन्ड है। ठीक है, तो यहीं से आपका ये गलत हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ आपका यहाँ पे समझ में आ गया कि सी करेक्ट है और आपको आगे बढ़ जाना है, चाहे आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट पता हो या नहीं पता हो। ठीक है, वैसे कमर्शियल पेपर ये सारी चीज़ें पता हो गई, आई नो वेरी वेल, बट फिर भी आप समझो कि कितना ईजी हो जाता है अगर आप पीटी 365 को इतने अच्छे से माइन्यूटली पढ़ के जाते हो। तो मैं बस इतना आपको इसलिए बता रही हूँ ना, करेक्ट आंसर देख लीजिए सी है, और यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, मैं ये इतना माइन्यूट तरीके से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आप लोग पूछ रहे हो, जैसे पीटी 365 पॉलिटी अपलोड हो गई, सोशल इश्यूज अपलोड हो गए, तो आप लोग का यही क्वेश्चन होता है कि मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रू है। तो ये सारे मैगजीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझिए। अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे रिवाइज किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। इसे हम लोग PSL कहते हैं, और ये कैसे काम करता है। ये क्या हो गया, ब्लर क्यों है, एक सेकेंड ये क्लियर हो जाए। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, पहले PSL आप समझिए कि ये है क्या। तो अगर हम लोग नाम पे ही देखें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी कहने का क्या मतलब होता है
कि आप किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हो। ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे बैंकों को ये कहा गया है कि आप ऐसे ऐसे सेक्टर्स पे जो है ज़रूर आप लोग लोन दोगे, तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है ये डिफ़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक जो है बेटर तरीके से काम कर सके, और कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर हो गए, एमएसएमई हो गए, इंडस्ट्री सेक्टर्स कुछ हो गए, जहाँ पे लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ जो है रुक सकती है। लोन ज़रूरत है, कोई भी यहाँ पे आप बिज़नेस स्टार्ट करो तो उसको लोन देना ज़रूरी है, क्योंकि वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा, यहाँ पे सप्लाई डिमांड जो हमारे बेसिक इकोनॉमी की जो थीम होती है वो मेंटेन होगी, सप्लाई चेन हो पाएगा, डिमांड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों तक जो है कंज्यूमर उसको परचेज़ करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ है वो चलते रहेगी। तो इसके लिए क्या है कि डिफ़ाइन किया गया है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे लेंडिंग करना ज़रूरी है, जिसे हम लोग पीएसएल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पीएसएल में, तो ये जो प्रोविज़न है पीएसएल का वो किस किस को यहाँ पे दिया गया है। कमर्शियल बैंक में होते हैं, कमर्शियल बैंक में आपका जो है आरआरबी आ गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, लोकल एरिया बैंक हो गए, फिर उसके बाद प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं जिसमें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और दूसरे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा जो भी आरबीआई के द्वारा यहाँ पे रखा जाए। अगर हम लोग सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक को कहें, और यहाँ पे मैंडेट किया गया कि वो 40% जो है अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, इट मीन्स कि उनका जो टोटल यहाँ पे क्रेडिट है ना उसका 40%, अगर बैंकों के पास 100 रुपया है ना तो यहाँ पे 40 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे पीएसएल के लिए सेट करके रखेंगे कि यहाँ पे पीएसएल के अंदर जितनी भी यहाँ पे आपका फील्ड है उसके अंदर में लेंडिंग करेंगे। आरआरबी की अगर बात करें, कोऑपरेटिव बैंक्स की स्मॉल फाइनेंसिंग की बात करें, तो एक्चुअली इनका जो एलोकेशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका काम ही होता है, जैसे कि आरआरबी है कोई गांव में है, तो कोई गांव में जो है वहाँ के लोग आएंगे तो किस लिए आएंगे, लोन लेने। ऑब्वियस है वो अपने खेती के लिए जो है जो भी फसल उगा रहे हैं उसके लिए, वो बीज लेने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, सारी कुछ को यहाँ पे इनपुट को जुगाड़ने के लिए ही वो यहाँ पे लोन लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो आरआरबी है ना और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे छोटे जो फाइनेंस करने के लिए बैंक बनाए गए, तो इसलिए इनमें एलोकेशंस ज़्यादा है। 75% जो है पीएसएल नॉर्म्स को यहाँ पे पूरा करने का रखा गया है। तो यानी इनके पास 100 रुपीज़ है तो 75 रुपीज़ ये पीएसएल में इन सारे सेक्टर्स में लेंड करेंगे। तो इस तरीके से याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स भी है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि जो सेलर है ना वो पीएसएल की जो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस है अगर उसको फुलफिल करते हैं, जैसे 40% यहाँ पे आपका 6 अगर सेक्टर है, इसमें अगर आप लोग को जितना भी यहाँ पे लोन देना है अगर वो यहाँ पे बैंक पूरा कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे पीएसएल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ वो पूरी तरीके से यहाँ पे लोन दिए हैं और नो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है, यहाँ पे रिस्क भी नहीं है। साथ ही बैंकों को भी अलेबल किया जाता है कि वो इस तरीके का टारगेट जो है वो अचीव करे और सब टारगेट भी वो अचीव करे। इससे क्या होता है ना कि जो सरप्लस बैंक होते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। इट मीन्स कि आप देखो कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे हमेशा रिवॉर्ड देने चाहिए। तो खुद को भी आप लोग रिवॉर्ड दे सकते हो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग अपने एक्सपेक्टेशन के थ्रू काम कर पा रहे हो, जितनी आप लोग को स्टडी करनी है, रिवीजन करनी है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। तो यही काम यहाँ पे बैंकों के लिए भी है कि अगर वो पीएसएल नॉर्म्स बना के रख दिए, अगर उसके टारगेट को मीट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी बैंक इस चीज़ को नहीं मानेंगे, यूँ ही फॉलो करेंगे। तो वही बात है। ठीक है, तो जो भी क्रेडिट था, जो भी यहाँ पे आपका सेक्टर्स था उसमें कुछ न्यू कैटेगरीज इंक्लूड किए गए हैं, तो उसको देख लीजिए। बैंक जो है फाइनेंस करेगी अप टू 50 करोड़, वो भी स्टार्टअप को, क्योंकि हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पीएसएल के अंदर जो है एक नया यहाँ पे आपका ऐड किया गया है, फार्मर्स को लोन दिया जाएगा दोनों के लिए, अगर वो सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करते हैं और एग्रीकल्चर पंप्स के लिए भी। ठीक है, साथ ही साथ अगर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप किया जा रहा है तो इन तीनों के लिए यहाँ पे आप देखो, स्टार्टअप्स के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए और साथ ही बायोगैस प्लांट के लिए, तो यहाँ पे पीएसएल नॉर्म्स के अंदर नया एक सेक्टर्स ऐड किया गया है। ठीक है, साथ ही आप देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कैसे बैंक होते हैं तो इसके बारे में बेसिक समझते हैं। एक्चुअली ये प्राइवेट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, सारे बैंकों की ना एक खासियत होती है, उस खासियत बात को आप लोग को समझ के रखना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप देखो कि सबसे पहले लिखा है कि ये प्राइवेट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे छोटे जो है बस यहाँ पे फाइनेंस पैसे देने के लिए यहाँ पे आपका, और लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ने के लिए, यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे पीएम मोदी जी का जो योजना था, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके टारगेट को पूरा करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है इस तरीके के बैंक को कि आपको कहाँ ऑपरेट करना है। जैसे आरआरबी का और लोकल एरिया बैंक का बिल्कुल से उनका एकदम से डिफाइंड होता है कि उनको किस एरिया में रहना है। कभी भी आरआरबी को आप अर्बन एरिया में देखे हो नहीं ना,
नाम में ही है रूरल रीजनल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, क्योंकि उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही जो गांव के लोग हैं उनको यहाँ पे सेवा प्रोवाइड करना है। उसी तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को बैंक से जोड़ना और फाइनेंस प्रोवाइड करना, तो ये कहीं पे भी हो ये कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही ये बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट आप कर सकते हो। साथ ही अनबैंक्ड सेक्शन में जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, छोटे किसान हो गए, माइक्रो स्मॉल यहाँ पे जो है माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेस है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटिटीज़ है, तो इनको अगर लोन की ज़रूरत है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको लोन देती है, ठीक है। कुछ अगर ऑपरेशन देखें स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आप देख सकते हो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जन लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो अगर आपके भी राज्य में कोई ऐसे आपको देखने को मिलते हैं इर्द गिर्द, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में उसका बॉक्स। और ये इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाने के लिए कौन सी कमेटी यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दी थी, तो नचिकेत मोर कमेटी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको अनाउंस किया गया था 2014 के बजट में। ओके, तो वही साल है जब यहाँ पे पीएम जनधन योजना लाया गया था, तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा कि पेमेंट बैंक भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी इसका वेट कर रही है, और आप लोग को यहाँ पे क्योंकि अब तक ऐसा डिफरेंस नहीं पूछा गया, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। तो पहले समझते हैं एक एक करके कि पेमेंट बैंक को प्रमोट कौन करता है। तो पेमेंट बैंक जैसे कि आप देखते हो कि एयरटेल का पेमेंट बैंक है, ठीक है, अब तो और भी आ गया है। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज होते हैं, एनबीएफसी भी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी है, और पीएसयूज वगैरह भी रहते हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो सबसे यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ला सकते हैं, बस शर्त ये है कि उनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस सेक्टर में, एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंसिंग में, या लोकल एरिया बैंकिंग में, ठीक है। कोई इंडिविजुअल कोई प्रोफेशनल भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ला सकते हैं। साथ ही आप देखो कि व्हाट मस्ट दे मस्ट डू, पेमेंट बैंक को क्या क्या करना चाहिए। तो किसी भी बैंक को पेमेंट बैंक तभी कह सकते हैं जब उनके पास मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ हो, यानी कि 100 करोड़ अगर है तो ऐसे बैंकों को पेमेंट बैंक कहा जा सकता है। साथ ही उनका 75% डिपॉजिट जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में रखना होता है, 25% जो यहाँ पे डिपॉजिट है वो अदर बैंकों के साथ रखना होता है, और एटलीस्ट 26% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियंस के द्वारा किया जाना चाहिए उस बैंक में, और इनका 25% जो ब्रांच है वो अनबैंक्ड एरिया में हो, वैसी जगह पे जहाँ पे बैंक की सर्विस नहीं है, और फुल्ली नेटवर्कड हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, क्योंकि पेमेंट बैंक आप ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू ही यूज़ करते हैं, इसका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए फुल्ली यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन कहा गया है। और 1 लाख कैप लगाया गया है, यानी कि अगर आप लोग को पेमेंट बैंक में पैसे रखने हैं, आपने अकाउंट बनाए हैं, तो आप 1 लाख ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, अगर इतना कोई क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वैसे बैंक को पेमेंट बैंक कहते हैं। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या क्या क्राइटेरिया। तो इनके पास भी सेम है कि मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ तो होना ही चाहिए। साथ ही 75% लोन जो है वो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स में देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट बैंक में यहाँ पे कोई भी पीएसएल नॉर्म्स नहीं फॉलो किया जाता है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में 75% फंड यहाँ पे रखते हैं। रेस्ट जो 25% है वो अनबैंक्ड एरिया में रखना है, जो कि सेम है यहाँ पे। इनको रिजर्व रिक्वायरमेंट भी मेंटेन करना होता है, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व्स रेशियो, जो कि आरबीआई के साथ जो है 3% टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल का 3% जो कैपिटल है वो यहाँ पे आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रिजर्व करना होता है। एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि यहाँ पे आपका आज के डेट में 19% है। तो ये कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, इस तरीके से जो है ना बैंकों के पास रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको भी रिजर्व रखना पड़ता है। कैप लोन है इंडिविजुअल का और ग्रुप का, यानी कि इंडिविजुअल का 10% यहाँ पे जितना नेट वर्थ है उसी का यहाँ पे कैप लगाया गया है, लोन ले सकते हैं, और ग्रुप यहाँ पे 15% तक ले सकती है, ठीक है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, ये सब तो बात अलग है। सेम क्या है पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक में कि मिनिमम कैपिटल और जो यहाँ पे 25% डिपॉजिट रखना है। ओके सॉरी, ये 25% डिपॉजिट है अदर बैंक में, लेकिन इनका जो है 25% ब्रांच होना चाहिए अनबैंक्ड एरिया में, ठीक है। हाँ हाँ, ये वाली हुई ना, वही मुझे भी लग रहा था यही तो है, दोनों यहाँ पे सेम है। 25% यहाँ पे अनबैंक्ड एरिया में ब्रांच होना चाहिए, और ये 25% जो है अनबैंक्ड एरिया में ब्रांच होना चाहिए। ये दो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सेम है। पेमेंट बैंक की बात करें तो ये क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग आपको ऑफर कर सकते हैं। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन में सेल कर सकते हो। बिल पेमेंट आप सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका कोई भी बिल है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो इसके थ्रू। एटीएम भी होगा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग भी होंगे, और साथ ही साथ जो है ये बैंकिंग यहाँ पे जो आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो अनदर बैंक का भी फंक्शन करेंगे।
साथ ही अगर हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये फॉरेक्स जो है वो कस्टमर को सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह भी, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो भी सेल करते हैं। फुल फ्लेजेड बैंक में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इनका जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी छोटू बैंक है लेकिन बड़ू बैंक भी बन सकते हैं अगर वो बड़े बैंक होने का जितनी भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करे तो। लेकिन पेमेंट बैंक का ऐसा नहीं है, पेमेंट बैंक कभी भी आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है बैंक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये पूरे ऑल ओवर द कंट्री में कहीं पे भी ये आपका एक्सपेंड कर सकते हैं। और फुल फ्लेजेड बैंक तभी बनेगा जब आरबीआई अप्रूव करेगी, आरबीआई देखेगी कि हाँ ये बहुत सारे बैंकों की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो चलो ठीक है इसको भी यहाँ पे बैंक बना देते हैं, ठीक है। व्हाट दे कांट डू, वो क्या नहीं कर सकते, तो पेमेंट बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है, लोन नहीं दे सकते, साथ ही यहाँ पे एनआरआई डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटांस है उसको हैंडल नहीं कर सकते। क्रॉस बॉर्डर रेमिटांस कहने का क्या मतलब होता है, जैसे अभी मैं इंडिया में हूँ और यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे मैं आपको लेसन प्रोवाइड करती हूँ, तो इसके लिए कुछ तो मुझे यूट्यूब पे करते हैं, तो ये क्या होता है कि वो यूएस से मुझे पे करते हैं। तो अगर मेरे पास पेमेंट बैंक है और मैं चाहूँ कि इसी में मेरा रेमिटांस आ जाए, क्योंकि पेमेंट जो आता है मैं चाहूँगी कि, तो नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑफर नहीं करते ऐसे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ये लार्ज लोन भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोन्स नहीं दे सकते, सिर्फ छोटे छोटे लोन्स देते हैं, जैसे अभी आपने देखा माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रियल्स को और स्मॉल फार्मर्स को देते हैं। साथ ही फ्लोट सब्सिडरीज नहीं है और कैन नॉट डील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसमें ये डील नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये रीस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट है। चलिए ठीक है, देखते क्या है। देखिए सारफेसी एक्ट, सबसे पहले आपको पता है कि जो बैड लोन होते हैं या फिर जिसे हम लोग जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, ऐसा लोन जो कि वापस नहीं आ पाता है बैंकों का, वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले सारफेसी एक्ट बनाया गया था। इसे कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे जो लोन थे उसको रिकवर करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी रिसिप्ट में क्या अंतर है। देखिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो लोन दिया जाता है ना, तो लोन के ऊपर एक लीगल क्लेम होता है, कोलैटरल। लोन आप लेते हो तो कुछ ना कुछ उसके बदले में कोलैटरल रखा जाता है, जैसे कि कोई अपना ज़मीन का कागज़ ही रखते हैं तो कोलैटरल रखा जाता है। तो एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ये, यानी कि बैंकों को रहता है कि ठीक है अगर ये लोन रिपेमेंट नहीं करते तो इनका जो भी ये ज़मीन का पेपर रखे तो वही हड़प लेंगे, उसी से पैसे जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या हो गया, सिक्योरिटी रिसिप्ट का मतलब होता है कि एक रिसिप्ट या फिर अदर सिक्योरिटी जो कि एआरसी के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, और ये एक तरीके का एविडेंस होता है कि हाँ उन्होंने इतना फिनेंशियल एसेट जो है उसको एक्वायर किया है, परचेज़ किया है, और वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। यानी कि एक रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट क्या होता है, जब आप भी दुकान में जाते हो कुछ परचेज़ करते हो तो आपको रिसिप्ट देते हैं, ठीक है। उसी तरीके का ये रिसिप्ट है कि अगर लोन लिया है, लोन लेकर अगर कहीं पे भी प्रॉपर्टी परचेज़ किए है, ज़मीन परचेज़ किए हैं, तो उस चीज़ का अगर पेपर होता है तो वो चीज़ें दिखाई जाती है। जो एआरसी कंपनी होते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो एनपीए है, जो ऐसा लोन जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो चुका है, उस लोन को रिकवर करने का कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे पेपर्स को ढूंढ के निकालते हैं जो कि प्रूफ जैसा, एविडेंस जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सिक्योरिटी रिसिप्ट हो गया अगर उनको कोई रिसिप्ट मिल जाता है इससे रिलेटेड। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, कुछ कमेटी है इसको ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट, ये 1991 में क्रिएट किया गया था। एक्चुअली इसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी ना कि हमारे देश में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड होना चाहिए, सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड होना चाहिए, ठीक है, जो कि बैंकों को ये फैसिलिटेट करे। और उनकी जो बैलेंस शीट होती है, बैंकों का भी बैलेंस शीट क्या होता है, बैंकों में होता है कितना डिपॉजिट आया और कितना लोन के फॉर्म में निकल गया। जैसे आप सरकार का देखते हो ना फिस्कल डेफिसिट, कि वो क्या करते हैं, उनकी कितनी रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर कितनी हुई। वैसे यहाँ पे बैंकों की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट क्या होता है कि कितना डिपॉजिट है और कितना वो लोन के फॉर्म में निकाल दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए। तो इनके द्वारा सबसे पहले 1991 में ही कहा गया था कि एआरसी कंपनी ऐसी होनी चाहिए। फिर सेकंड भी आया नरसिम्हन कमेटी, जो कि 8 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा 1998 में, जिनके द्वारा प्रपोज किया गया फाइनली कि चलो ठीक है एआरसी कमीशन तो कंपनी होनी ही चाहिए, ठीक है। पहले रिकमेंडेशन दी गई थी, लेकिन अब फिर उसके बाद सेकंड में क्या हुआ कि हाँ एआरसी को प्रपोज कर दिया गया। फिर आरबीआई जो है रेगुलेट किए हैं कि ये एआरसी कंपनी जो है उनको एनबीएफसी जैसा दर्जा दिया जाएगा, और एआरसी को कंपनीज एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और रजिस्टर्ड होना होगा आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के तहत। और इसको किसके तहत, तो आरबीआई किसके तहत रजिस्टर्ड करेगी, एक कानून बना के रखी थी 2002 में
आरबीआई, जिसको सारफेसी एक्ट कहते हैं। तो सारफेसी एक्ट के तहत जितने भी एआरसी कंपनी बन रहे जिनको एनबीएफसी कहा गया है, तो एनबीएफसी जो है वो यहाँ पे आरबीआई के साथ सारफेसी एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे। सबसे पहला आप देखो कि एआरसी कौन सा था, तो ARCIL है, जो कि आर्किल भी कहते हैं इसको। ये आपका आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक, इन तीनों के द्वारा मिलकर पहला एआरसी बनाया गया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सारी आपकी इतना समझने का ज़रूरत नहीं, इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप लोग देख लो, यहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी है, जो कि यहाँ पे आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसको भी डील करता है। इसको बनाया गया था कि जो भी यहाँ पे डेट है ना, कर्ज है, उसको रिकवरी करने के लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल भी है। ओके, सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो ये आईबीसी जो कोड है, इसको यहाँ पे अभी आप देखो कि सस्पेंड किया गया कोविड-19 को देखते हुए, बट ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आईबीसी है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझो कि कोई कंपनी है, अगर वो डूब रही है, कंपनी है, कंपनी जो है वो लोन ली 100 करोड़ का, चलिए 10 करोड़ का, और उनका जो बिज़नेस है वो डूब रहा है, वो यहाँ पे 1 करोड़ भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे कि इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, उनका उनका जो बिज़नेस है वो घाटा में जा रहा है। लेकिन वो बैंकरप्ट कब होंगे, बैंकरप्ट तब होंगे जब इस कंपनी के मालिक खुद ही बोलेंगे कि अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जितना वो लोन लिए थे उसको रीपेमेंट कर सके और बिज़नेस को रन करा सके, क्योंकि बिज़नेस बहुत घाटा में चल रहा है और वो डेट में चल रहे हैं, तो वो इस कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो वो बैंकरप्ट हो गए। अब ये आईबीसी के अंदर कौन कौन आते हैं, तो कंपनीज तो आते ही है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी आते हैं, और याद रखिए इंडिविजुअल्स भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखें तो यहाँ पे आपका 2 ट्रिब्यूनल है, एक तो है एनसीएलटी जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये कंपनीज के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, कंपनीज के लिए भी है और एलएलपी के लिए भी है, इट मीन्स कि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी। वहीं पे आप देखो कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी है, डीआरटी भी बनाया गया है, ये आपका इंडिविजुअल्स के लिए है। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आईबीसी के तहत बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे कवरेज की गई है। तो इंडिविजुअल के लिए भी अलग से यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि ट्रिब्यूनल है, और साथ ही कंपनीज़ के लिए अलग से ट्रिब्यूनल है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो यहाँ पे इनिशिएट किया जाता है वो फर्म के स्टेक होल्डर्स के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर वो बोल दे कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी कर्ज को फिर से फुलफिल कर सके, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके तहत अगर हम लोग आए तो इनका जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी का, वो 180 डेज़ में कंप्लीट करना है। अगर इन केस की कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो 90 डेज़ का उनको एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि 3 महीने की और टाइम मिलेगी। तो 6 मंथ में इनको कंप्लीट करना है, नहीं कर पाए तो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, जो कि 9 मंथ्स टोटल इनको दी जाती है कि वो यहाँ पे कवर करें। अब इसके अलावा आते देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है प्री पैक। प्री पैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। प्री पैक कहने का मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको अमेंड कर रही है और इसके द्वारा प्री पैक यहाँ पे लाया गया है। प्री पैक यानी कि पहले से ही आप पैक करके रखो, ये भी एक रिजोल्यूशन ही मैकेनिज्म है। प्री पैक कहने का मतलब है कि एक एग्रीमेंट हो जाता है किसी भी डेट को। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो तो पहले ही समझ लेती है कि उनका जो है मार्केटिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कंपनी फ़ायदे में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, तो उनको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है ना कि वो अपने कंपनी को रन करने के लिए जितने लोन लिए हैं शायद वो फिर से रिकवर नहीं हो पाए, और ना ही वो जो है वो इतना उनकी कंपनी इतनी प्रॉफिट में नहीं जा रही है जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके और वो बैंकों को रीपेमेंट कर सके। यानी कि वैसे कंपनी को डिस्ट्रेस्ड कंपनी कहते हैं और उनका कर्ज हो जाता है और कर्ज को रिजॉल्व करना ही है, तो क्यों ना एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है, ये एग्रीमेंट हो जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। जो क्रेडिटर्स है और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स है, इनके बीच में एक अच्छा खासा जो है एग्रीमेंट वो कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे डेट जो हो रहा है, जब उनको अंदाज़ा हो जाता है कंपनी को, तभी वो यहाँ पे जो है एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसे प्री पैक कहते हैं। ठीक है, पोस्ट पैक होता है यानी कि कंपनी जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है, गड्ढे में जा चुकी है, तब यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये प्री पैक है, याद रखना कि पहले ही हो रहा है। अब आते हैं प्रोविजनिंग ऑफ लोन के बारे में देखते हैं। तो आरबीआई के द्वारा रिसेंटली जो है क्लैरिफाई किया गया है किसके लिए, स्पेशल प्रोविजनिंग ऑफ लोन। तो ये मोराटोरियम के तहत आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मोराटोरियम जो होता है कुछ महीने की रिलीफ मिल जाती है कि आप लोन रिपेमेंट नहीं कर सकते हो।
तो एसेट क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे आरबीआई के द्वारा, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो एक एसएमए अकाउंट होता है जिसे हम लोग स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है ना वो लेंथ ऑफ टाइम के ऊपर यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना ओवरड्यू है। जैसे आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम लोग देखें, और ये एसएमए आपका 3 तरीके का होता है। एसएमए 0 है, इट मीन्स कि 1 से 30 दिन के बीच में ये आपका जो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट है वो ये ओवरड्यू है। एसएमए 1 कहे तो ये आपका अगला 30 दिन है, यानी कि 31 से 60 डेज आपको देखने को मिलेगा। एसएमए 2 की बात करें तो ये अगला जो है आपका 30 दिन का देखने को मिलेगा, 61 से 90 डेज। इट मीन्स कि एसएमए अकाउंट अगर आप टोटल देखोगे तो ये 90 डेज़ का होता है, 3 महीने का होता है, ठीक है। एक एक महीने का कह के यहाँ पे आपका जो है एक्सटेंड किया गया है। तो ये एक लेंथ ऑफ टाइम देखने को मिलता है कि जिसमें ये ओवरड्यू हो जाए, यानी कि प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ओवरड्यू है, तो इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। इसी के साथ एनपीए जो आप लोग समझ रहे हो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो एनपीए क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो कि आपका 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है, ये 90 दिन तक अगर है तो इसको हम लोग एसएमए अकाउंट के तहत जो है वैसे लोगों को रख देते हैं कि हाँ इनका जो डेट है और इनका जो लोन है वो डेट में जा रहा है, मतलब कि ये जो है अब यहाँ पे स्ट्रेस्ड लोन में जा रहा है, और 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो उसको फिर एनपीए कहने लगते हैं, ठीक है। उसी के बाद सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि चलो ठीक है 1 साल हो गया, 1 साल तक जो है ना ये आपका एनपीए के ही कैटेगरी में आ रहा है। डाउटफुल एसेट है, यानी कि डाउट हो गया कि पता नहीं अब ये आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो चलो डाउटफुल स्टेज के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 12 मंथ्स के कैटेगरी में रख देते हैं। तो अगला 1 साल और वेट करते हैं, लेकिन अगला 1 साल और वेट किए तो समझ में आ रहा है कि अब ये नहीं आने वाला है। लॉस एसेट, यानी कि आप समझ जाते हैं कि अब ऐसी यहाँ पे जो लोन है बैंकों की वो यहाँ पे रिकवर नहीं हो सकती है, तो उसको हम लोग कह देते हैं लॉस एसेट, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी, क्योंकि यहाँ पे आईएलएनएफएस जिस तरीके से यहाँ पे आपका ये ख़त्म हुआ है बैंक, जिस तरीके से ये गिरा है बैंक, डूबा है, ये बहुत ज़्यादा, ये कंपनी कहेंगे एनबीएफसी था जिससे बहुत धक्का लगा है। तो यहाँ पे समझना होगा कि बैंकों को एनबीएफसी में ऐसे क्या कमी है। तो डिफरेंस देख लेते हैं कि बैंक और एनबीएफसी में क्या है। सबसे पहले ये देखिए, क्या डिमांड डिपॉजिट है तो एनबीएफसी में यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन बैंक में यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। चेक आप इशू करा सकते हैं तो बैंकों से तो करा ही सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी से नहीं करा सकते। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है, तो बैंकों में आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आप जितना भी पैसे रख रहे हो उसका कुछ ना कुछ इंश्योरेंस रहता है, बैंक डूबता है तो उतना आपको देता है, लेकिन एनबीएफसी डिपॉजिटर के लिए नहीं है। एक्ट अगर हम लोग देखें तो बैंकों का जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, लेकिन अगर हम लोग एनबीएफसी का देखें तो ये कंपनीज एक्ट के तहत आते हैं, जो कि 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं। तो आई होप कि ये 4 पॉइंट में आपका बेसिक क्लियर होगा। तो एनबीएफसी एक कंपनी होती है जिसको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत यहाँ पे रजिस्टर्ड कराना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एनबीएफसी के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, तो एनबीएफसी जो है ना ये कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपका इन्वॉल्व नहीं होती है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, परचेज और सेल करते हैं ये कोई भी गुड्स जो कि सिक्योरिटीज़ के अलावा हो। एनबीएफसी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक सेकंड ये आप देखो, इससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ, तो वो रेगुलेशन भी देखते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, सर्विलांस भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एनबीएफसी को जो रेगुलेट किया जाता है वो अदर रेगुलेटर्स के द्वारा भी रेगुलेट किया जाता है। जैसे कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं, कुछ अथॉरिटीज़ भी है। जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप देखो कि यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि एनबीएफसी को रेगुलेट करती है। इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है, वेंचर कैपिटल फंड है, कंपनीज़ है, स्टॉक ब्रोकिंग है, कलेक्टिव यहाँ पे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो ये कुछ ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे आपका एनबीएफसी को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा अथॉरिटी देखें जो कि यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, सेबी है, साथ ही यहाँ पे एमसीए भी देखने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा, इड्डा भी है। इसके अलावा आप देखो कि इसमें म्यूचुअल कंपनीज भी आते हैं, चिट फंड कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये सारा यहाँ पे आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये आप समझ सकते हो। साथ ही अगर आप देखो कि नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो है यहाँ पे कंपनीज एक्ट के तहत आती है, इसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स, और इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन है, तो स्टेट गवर्नमेंट। अब आपके भी दिमाग में ये खिचड़ी पक चुका होगा कि भाई साहब ये है क्या, लेकिन एक्चुअली सच में ये यही है। इसलिए आज के डेट में आप देखो कि एनबीएफसी में ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे करप्शन भर भर के होते हैं, और कौन सी एक एनबीएफसी कब कितने घाटे में जा रही है, कितना डूब रही है, कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं होता है।
क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई एक रेगुलेटेड बॉडी है, ना ही कोई एक मॉनिटर करने वाला बॉडी है, हर कोई जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इतनी खिचड़ी जगह से जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो रिलैक्स रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे कैटेगरीज जो है ये एनबीएफसी का है। ये कंपनीज जो है इनको एनबीएफसी लाइसेंस दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा ही ये लाइसेंस मिलती है कि ठीक है आप एज ए एनबीएफसी जो है आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एनबीएफसी कैटेगरीज जो है प्रपोज किया गया है। तो बेस लेयर में जो एनबीएफसी है ये इक्विवेलेंट होंगे एनबीएफसी, लेकिन थ्रेशोल्ड इनका 1000 करोड़ होगा। मिडिल लेयर में अगर हम लोग देखें तो ये इक्विवेलेंट होंगे एनबीएफसी एनडी, एसआई और यहाँ पे डी है। फिर उसके बाद आपका अपर लेयर है 35 से ये 25 से 30 अपर लेयर है, फिर ये टॉप लेयर है। ये प्रपोज्ड एनबीएफसी कैटेगरीज है। 4 लेयर यहाँ पे बनाया गया है। ओके, तो ये हल्का हल्का जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पे स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड एचएफएससी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या बातें की जा रही हैं। सबसे पहले एचएफसी के बारे में समझिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ही इसको रजिस्टर किया जाता है, और जिसका प्राइमरली आप देखो कि ट्रांजैक्शंस जो होती है ये ट्रांजैक्ट करते हैं बिजनेस, जिसमें कि फाइनेंस ये प्रोवाइड करते हैं घर के लिए, वेदर डायरेक्टली करे या फिर इनडायरेक्टली करे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अगर बात करें तो इसको भी एनबीएफसी जैसा कंसीडर किया जाता है आरबीआई रेगुलेशंस के तहत ही। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी वन ऑफ द एनबीएफसी ही है। 2019 में क्या हुआ कि एचएफसी के रेगुलेशंस जो है ये आरबीआई के सौंप दिया गया कि आप इसको यहाँ पे आप जो है रेगुलेट कीजिए, वो भी नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो आरबीआई के द्वारा न्यू रूल्स लाया गया है कि वो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है उसको चेंज कर रहे हैं, फिनेंशियल लेवल का रेगुलेशन चेंज कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए एनबीएफसी की बुराई तो सुन लिए, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस कैसे है, तो ये मोबिलाइज करते हैं जो फंड वगैरह रिसोर्सेज वगैरह होती है उसको बेटर तरीके से ये जो है मोबिलाइज करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। आप देखो कि लोन लेने का जितना आसान तरीका आपको एनबीएफसी से देखने को मिलेगा, उतना आसान तरीका बैंकों से नहीं होता है। बैंक 10 तरीके के पेपर मांगेंगे, 10 बार आपको जो है आने के लिए यहाँ जाने के लिए कहेंगे, लेकिन बहुत आसान होता है एनबीएफसी से लोन लेना और अपना बिजनेस खड़ा करना। तो जितने भी बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत तरीके के लोग भी होते हैं जो कि यहाँ पे एनबीएफसी से लोन लेते हैं, और ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोविजंस है। एम्प्लॉयमेंट भी आपका एनबीएफसी में बहुत अच्छा खासा जनरेट होता है। फिनेंशियल मार्केट की भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और जो फॉरेन ग्रांट्स है वो भी यहाँ पे बेटर तरीके से अट्रैक्ट हो पाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आज की डेट में भी हमारे देश में एनबीएफसी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है एनबीएफसी और एचएफसी के लिए, तो इसका एम क्या है कि इसमें एनबीएफसी और एचएफसी जो आज की डेट में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इनकी लिक्विडिटी पोजीशन क्योंकि पैसे की कमी हो रही है तो वो यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा, और कोई भी तरीके का रिस्क जैसे आईएलएफ एनएफसी के बारे में हम लोग देखें तो इस तरीके का जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के थ्रू इनको जो है इस तरीके का स्कीम लाया गया। तो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म पेपर्स ये परचेज करेंगे, जितने भी एलिजिबल एनबीएफसी और एचएफसी है जिनकी जो कर्ज है वो यहाँ पे 30,000 करोड़ तक हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो, तो इस तरीके का रखा गया है। और एलिजिबल कौन कौन है, तो वैसे एनबीएफसी एचएफसी जिनका यहाँ पे नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो लेस देन 6% होना चाहिए। तो ये जो 6% कहा गया है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इट मीन्स कि ये एक ऐसा स्कीम है ना जिसमें कि इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा, और बिल्कुल गारंटी है कि यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही एडिशनल फंडिंग जो है वो 3 लाख करोड़ तक दिया जाएगा, वो भी कौन से सेक्टर्स को, तो एमएसएमई को जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, मुद्रा बोरोवर्स को जो मुद्रा स्कीम लाया गया है जिसके तहत आपका 3 सेक्टर में लोन दिया जाता है, शिशु, तरुण और किशोर, ठीक है। शिशु में आपका जो है यहाँ पे कितना कितना डिवीज़न है ये आपको बताइए, ये आप बताइए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि शिशु में, तरुण में और किशोर में ये जो मुद्रा बैंक के अंदर आपका लोन दिया जाता है वो कितना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर इस स्कीम के अंदर देखें तो ये कहा गया है कि 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा। जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड है ना, उनके द्वारा यहाँ पे उनके द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को जो भी यहाँ पे लॉस जिनको भी हो रहा है बोरोवर्स के द्वारा, कहने का मतलब है, फिर से समझिए, इस स्कीम के अंदर कहा गया कि 100% गारंटी कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। किसको, तो बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और एनबीएफसी को, जिसको आज के डेट में जो है लॉस वो झेल रहे हैं।
इसके अलावा हम लोग देखें तो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आधा आधा भी आपको दिया जाएगा। तो ये 2019 में ही लॉन्च किया गया था, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि वो लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज करेंगे। इट मीन्स कि 10% जो है वो फर्स्ट लॉस देंगे पीएसबी को, जो कि एसेट परचेज करने के लिए, और फिर यहाँ पे आपका इसी तरीके से आगे चलते रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग WPI और CPI, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। इससे भी रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। तो CPI जो है वो क्यों हम लोग चेंज कर दिए, पहले इन्फ्लेशन को मेज़र करते थे WPI से, आज के डेट में CPI से करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों CPI को चूज़ किया गया इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। तो CPI जो यहाँ पे मेज़र करती है, इसमें आप लोग देखो कि जो कंज्यूमर बास्केट है ना वो बेटर आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ कमोडिटीज़ ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू WPI। CPI की बात करें तो ये प्राइस जो मूवमेंट हो रहा है सर्विस सेक्टर्स में, उसको भी यहाँ पे इन्फॉर्म करता है, ठीक है। साथ ही CPI में अगर हम लोग बात करें तो फूड इन्फ्लेशन भी यहाँ पे पता चलता है। जैसे प्याज के दाम अगर बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है आपको WPI में नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो होलसेल प्राइस के बेसिस पे जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर प्याज की रेट बढ़ रही है, घट रही है, तो उस चीज़ को फूड इन्फ्लेशन जो है वो आपका CPI में भी काउंट हो जाता है, और जिससे पता चलता है कि हाँ कितना प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर उसके बाद आगे चल के प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया जाता है। तो ये 3 रीज़न है। बास्केट यहाँ पे कंज्यूमर बास्केट बेटर है, इन्फॉर्मेशन मिलता है प्राइस मूवमेंट का सर्विस सेक्टर्स में, एंड फूड इन्फ्लेशन। तो ये 3 रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग यहाँ पे CPI को चूज़ किए, ठीक है। MPC के बारे में बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत अमेंडमेंट करके इसको क्रिएट किया गया। MPC में 6 मेंबर होते हैं, 3 इंटरनल 3 एक्सटर्नल। इंटरनल में आप देखो कि RBI के जो गवर्नर है वो इनके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। डिप्टी गवर्नर आपको देखने को मिलेगा, और 1 ऑफिसर होते हैं RBI के। साथ ही साथ एक्सटर्नल कौन होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक्सटर्नल मेंबर जो है उनका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी भी याद रखना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि हेडलाइन जो CPI है, हेडलाइन CPI आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है कि इन्फ्लेशन टारगेट को यहाँ पे मेज़र करते हैं, और टारगेट ये फिक्स किया गया था कि 4% होना चाहिए अपर, और लोअर लिमिट कितना 2%, ठीक है। तो यहाँ पे 4% यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और कम से कम जो है यहाँ पे आपका 2% होना चाहिए। इन्फ्लेशन का टारगेट ये फिक्स कर दिया गया था। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है जो कि यहाँ पे बेस ईयर को भी रिवाइज किए हैं CPI को लेकर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनका। तो बेस ईयर जो है, यानी कि बेस ईयर क्या होता है, मेनली हम लोग देखते हैं ना, जैसे आप लोग भी यहाँ पे कंपेयर करते हो कि लास्ट ईयर के बेसिस में आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं क्लियर कर रहे हो। तो आप लोग भी कभी ना कभी किसी न किसी ईयर्स के साथ आप लोग कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे CPI की भी जो वैल्यू आज के डेट में निकल कर आएगी, तो हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, तब तो समझ पाएंगे ना कि हाँ हमारी यहाँ पे इन्फ्लेशन की टारगेट मीट हुई है या नहीं मीट हुई है, जो भी है, ठीक है। तो एक बेस ईयर होता है, तो बेस ईयर को रिवाइज किया गया है, अब यहाँ पे 2016 कर दिया गया है। इससे पहले 2001 था, और ज़्यादा वेटेज दिया गया है नॉन फूड आइटम में, जो कि यहाँ पे घर, एजुकेशन, हेल्थ में कितना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा देखा जा रहा है। CPI अगर इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं वर्कर, उनके बारे में ये इन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मेज़र करते हैं। और मेनली यहाँ पे 7 सेक्टर्स देखने को मिलेगा। पूछ लिया जा सकता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स में कौन कौन से आते हैं, तो फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, रेलवे, मॉनिटर, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इस्टेब्लिशमेंट है, साथ ही पोर्ट्स और डॉक्स भी है, ठीक है। बेस ईयर रिवाइज किया गया है, जो कि एक बेटर यहाँ पे रिजल्ट देगा, ये भी ध्यान रखना है। CPI नेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो CPI 4 तरीके का होता है। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मेज़र करता है, फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स को कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कितने यहाँ पे लेबरर्स है, फिर यहाँ पे रूरल लेबरर्स यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने यहाँ पे लेबर्स काम करते हैं, और फिर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ यानी कि जो अर्बन एरिया में नॉन एम्प्लॉयज़ है उनको भी यहाँ पे जो है मेज़र करते हैं। तो ये 4 यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आता है। वहीं अगर फर्स्ट 3 देखें, इट मीन्स कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर्स, रूरल लेबरर्स, तो ये मैनेज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत आते हैं। इनके द्वारा इन तीनों का यहाँ पे रिपोर्ट लाया जाता है। लेकिन जो 4th वन है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, इनका जो रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लाया जाता है, CSO जिसे हम लोग कहते हैं, और ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कुछ डिसीजन देख लेते हैं MPC के द्वारा।
तो यहाँ पे वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है लोन का, बिना यहाँ पे उनको एनपीए में क्लासीफाई किए हुए। तो ये एक मोड है। साथ ही यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारा काम किया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आपका 2020 का ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि जो वेटेज है फूड का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो हायर है अगर हम लोग WPI के बारे में बात करें तो इसके कंपैरिजन में देखें, ठीक है। सेकेंड है कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये चेंजेस जो प्राइस ऑफ सर्विसेज होती है उसको वो कैप्चर नहीं करते, जो कि हम लोग CPI में देखते हैं। थर्ड है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया है WPI की मेजर से इन्फ्लेशन का, जिससे कि वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या पॉलिसी रेट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको तीनों स्टेटमेंट कितना फैमिलियर लग रहा होगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब आपको इससे समझ में आ गया कि ये थर्ड तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि RBI के द्वारा इसको अडॉप्ट नहीं किया गया, हैज़ नाउ अडॉप्टेड लिखा है। तो CPI को अडॉप्ट किया गया है, इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। चलिए जल्दी से एलिमिनेट कीजिए। आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। फर्स्ट में ही आपको पता चल गया कि जो वेट है फूड का, जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो CPI में आपका जो है हायर होता है एज़ कंपैरिजन टू WPI। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुआ आपके पास आंसर निकल कर आ गया, ए ऑप्शन इज़ ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि WPI में आप देखो कि यहाँ पे प्राइसेस जो होती है सर्विसेज की वो यहाँ पे नहीं कैप्चर होती है, लेकिन CPI में इस चीज़ को कैप्चर किया जाता है। तो कितना आसान हो गया आपके लिए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है। तो इसी तरीके से आप लोग को समझ समझ के पढ़ते जाना है, और मैं इसी तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कराती जाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि इस मैगज़ीन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका बहुत समझाना भी होता है, मैं डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ते जाऊँ तो वो मतलब नहीं होता, कहीं कहीं समझाना पड़ा, जिसके कारण ये टाइम ले लिया। तो मुझे लगता है आज के लिए इनफ है। मिलती हूँ कल मैं, और इसका मुझे लगता है कि 3 पार्ट तो बन ही जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि 3 ही पार्ट रखूँ, इससे ज़्यादा पार्ट ना करूँ। लेकिन आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक पार्ट को देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करते जाऊँगी, जिससे कि आपका एकदम से एक बार आप ये देखो, 2-3 बार आप देख लेना एग्जाम से पहले, आपको एकदम समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक्स में, और किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट UPSC पूछती है इकोनॉमिक्स में, वो आपका सॉल्व होने लगेगा। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लग रही है, तो उसके लिए बस लाइक कर दीजिए। साथ ही आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई भी एक सिंगल वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।